ठीक है। Hello friends, this is Sunita Mukund from Prayagraj, homemaker. रवि मुकुंद, गवर्नमेंट जॉब। और आज मैं इस मंडे मीटिंग का शानदार जानदार मीटिंग का होस्ट हूं। और इस मीटिंग का हम सब लोगों को इंतजार रहता है। मंडे की मीटिंग, ये जो सीखने सिखाने की पाठशाला है, तो आप सब लोगों का वार्म वेलकम करते हैं और डिजिटल क्लैपिंग के साथ। और उम्मीद है सब लोग अपने कॉपी पेंसिल के साथ तैयार होंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है हमें, राइट। तो सबसे पहले मैं जिन लीडर को बुलाने जा रहा हूँ वो लोग अहमदाबाद से हैं और दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब से हैं। प्रीति जी बैंकर हैं और विनय जी जो हैं ओएनजीसी में इंजीनियर हैं और अपने व्यस्त समय के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों की जोरदार ताली से मैं बुलाना चाहूंगा प्रीति और विनय सैनी जी को कि आपका टॉपिक है कि डिजिटल वर्ल्ड में जब आपके बिजनेस में आता है तो आपके अपलाइन ने आपके साथ साथ क्या क्या किया है और आप उसके साथ क्या क्या करते हैं, इसी को बताने के लिए हम लोग आप लोग जोरदार तालियों से बुलाना चाहते हैं। और आपके साथ समय है 25 से 30 मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो अनुराग सर का धन्यवाद कि हम लोग को यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बोलने का, इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और थोड़ा सा मैं मतलब अपना परिचय दे देता हूँ। पहले मेरा नाम विनय सिंह सैनी है और बाय प्रोफेशन में ओएनजीसी में इंजीनियर हूँ और अहमदाबाद में हम लोग रह रहे हैं। गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रीति सैनी है और मैं बाय प्रोफेशन सीनियर मैनेजर हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में। और जी, तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि डिजिटल वर्ल्ड में हमारी एंट्री और एंट्री के बाद हमारे साथ मतलब कैसा हमारा मतलब क्या क्या किया और हम अभी क्या क्या कर रहे हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इस बिजनेस में एंट्री कैसे हुई, हमारा मतलब एंट्री का बैकग्राउंड क्या रहा। और जैसा कि मतलब अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे फादर जो हैं वो सीआईएसएफ में हैं और सेमी आर्म्ड फोर्स में। तो डिसिप्लिन जो है मेरी लाइफ का हमेशा से पार्ट रहा है और मतलब उन्हीं के साथ रहते रहते मतलब पढ़ाई मेरी केंद्रीय विद्यालय से हुई है। बीटेक किया मैंने, एमबीए भी किया है ऑयल एंड गैस में। और इस मतलब ओएनजीसी में वर्क करने से पहले मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में काम कर चुका हूँ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर चुका हूँ और 2 स्टार्टअप पे भी मैंने काम किया है। कुल मिला के मैं बहुत एम्बिशियस रहा हूँ और इसी एम्बिशन के कारण ओएनजीसी में भी मेरी परफॉर्मेंस थ्रू आउट अभी तक बहुत अच्छी रही है और मुझे सीएमडी अवार्ड भी मिला है यहाँ पे। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बताने का मेरा सिर्फ ये रीजन है कि मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा भ्रम था कि मैं बहुत सफल हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और वो कहते हैं ना, भ्रम मतलब टूटते देर नहीं लगती। तो ये भ्रम कब टूटा, जब मेरी मुलाकात हुई मनोज सर से मेरी मुलाकात जो मेरे बिजनेस में आने से काफी पहले हुई थी। 2019 की बात है। 2019 में आर्यन सर का एक दिन मुझे कॉल आया था, सैटरडे का दिन था, हमारा ऑफ रहता है। उन्होंने एक मीटिंग के लिए मुझे इनवाइट किया था, एक बिजनेस मीटिंग के लिए। पर मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था तो हॉस्पिटल में किसी को अटेंड कर रहा था और वहां से मतलब मैंने सर को बोला था कि सर मैं अभी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल आया हूँ, वहां से फ्री होके मैं मीटिंग में आ जाऊंगा। मीटिंग का टाइम 12:30 दिया हुआ था लेकिन मैं हॉस्पिटल से आते आते ही लेट हो गया। मन में ऐसा चल रहा था कि अब तो मीटिंग का टाइम निकल गया तो मीटिंग तो क्या होगी, लेकिन फॉर कटसी में आर्यन सर के घर चला गया और वहां पे मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो कि आज की डेट में हमारे मेंटर है। और उनसे मिलने के बाद मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी प्रोफाइल अगर 19 है तो उनकी कहीं ना कहीं 25 या 30 ही है। वो मतलब मेरे से हर चीज में बहुत आगे हैं और बहुत ही सफल हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया था उस टाइम, और उस टाइम फिजिकल वर्ल्ड में ये बताया गया था और उस टाइम बस ये कह के मैंने टाल दिया था कि अभी मैं अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रहा हूँ और मैं अभी सही में इस बिजनेस को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाऊँ। पर वो कहते हैं ना कि मतलब जब देना रहा होता है भगवान को तो देते ही हैं। कभी मेरा मनोज सर से बीच बीच में टच बना रहा, उनसे मेरा मतलब हमेशा बातचीत होती रहती थी। और जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से पहले एक और घटना हुई थी कि हमारी लाइफ में मेरा बेटा व्योम आया था। हम दोनों के लिए बहुत ही खुश रहा है ये 2020 का साल। और
तो मनोज सर से लॉकडाउन के टाइम पे एक दिन उनका कॉल आया, उन्होंने पूछा कि विनय जी अब कितना आप, मतलब जो आप समय की बात कर रहे थे, जो प्रायोरिटाइज करने की बात कर रहे थे, तो आज की डेट में आपके पास कितना समय है? तो मैंने कहा आज की डेट में तो सर समय ही समय, वर्कलोड उस टाइम उतना नहीं था। तो अब उन्होंने पूछा था तो क्या एक मीटिंग की जा सकती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? और उस टाइम मतलब एहसास हुआ कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना जादुई है, और वहीं से लाइफ एकदम चेंज होगी। क्योंकि अगर ये मुझे वैसा ही करना होता, वो फिजिकल वर्ल्ड में ही करना होता जैसे मुझे इंट्रोड्यूस हुआ था बिजनेस, तो शायद मैं नहीं करता। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में जब मैंने प्लान देखा, और अच्छा हुआ उस टाइम मेरे साथ प्रीति जी भी साथ में थी, हम दोनों ने साथ में प्लान देखा था। मनोज सर, प्रियंका भाभी ने, आर्यन सर और अर्चना मैम भी वहाँ पे साथ में हमारे थे। हम लोग प्लान जब देख रहे थे, तो उस प्लान में भी मुझे कुछ चीजें समझ में आई और बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन प्रीति जी साथ में थी तो प्रीति को उसमें कुछ ऐसा समझ में आ गया था जो मुझे नहीं दिख रहा था। और वहां से जब हम थोड़ा और बातचीत हुई सर से, तो सर ने इस बिजनेस को सिर्फ समझने की बात की थी, एक्सप्लोर करने की बात की थी। और अगर एक्सप्लोर करने की बात कहूँ तो हमारी लाइफ में, मैंने बताया ना, व्योम 2020 में आया था, उस टाइम 4-5 महीने का था। और तो व्योम की एक बहुत प्यारी सी आदत है, वो क्या करता है, कुछ भी चीज उसे नहीं दिखती है, उसे घूरता रहता है, देखता रहता है, और फिर उसकी ओर दौड़ता है। वो मतलब आगे जाता है, उसको छूता है, फिर मुझे एक बार देखता है पलट के कि पापा का रिएक्शन क्या है जब मैं उसे छू रहा हूँ तो। और वो छूने के बाद उसको उठाता है, फिर देखता है, टेस्ट करता है, अच्छा लगता है तो उसको मुंह में रखता है, नहीं तो छोड़ देता है। कुछ चीजों को हम अवॉइड करते हैं कि वो ना छुए, लेकिन ये उसकी बेसिक हैबिट है एक्सप्लोर करने की। तो हम बड़े क्यों वो एक्सप्लोर करने वाली हैबिट भूल जाते हैं। मुझे बस इतना ही आता कि मुझे व्योम से कुछ सीखना चाहिए, और मुझे मतलब एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। एक्सप्लोर करने के लिए सर ने हमें बोला था कि आप होमवर्क करो। होमवर्क था कि 40 वीडियो एटलीस्ट देखो सबसे पहले, और 40 में से मैंने सिर्फ 12 देखी थी, प्रीति ने 40 देखी थी। और तो जैसे कि विनय ने बताया, हमने ऑनलाइन प्लान देखा था, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वाओ, ये तो मुझे जादू की छड़ी मिल गई है। और मतलब मेरे ऑन जूम पे देखा था, और बहुत सिंपल लगा था कि बस मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है, आई कैन डू इट। कोई डाउट इफ एंड बट है ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। और लगता था कि मतलब मैं बहुत इजीली इसको कर लूंगी। और अगर इसके दूसरे पहलू की बात करूं, जैसे विनय ने बताया कि अगर मैंने भी इसको फिजिकल वर्ल्ड में देखा होता, तो वो भी गारंटी थी कि मैं इसे नहीं करती। तो ये डिजिटल इस टाइम का बहुत ब्लेसिंग रही है कि सही टाइम पे सही चीज मुझे मिली। और अगर मैं बात करूं कि जब हमने प्लान देखा और उसके बाद हमने इसको शुरू करने का डिसीजन लिया, और मतलब उसके बाद हमें एक सिलेबस मिला था, जैसा विनय ने बताया, 40 वीडियोस का। तो मैंने फटाफट विद इन 7 डेज उसे खत्म किया। और फिर हम लोग उसको दोबारा बैठे कि हाँ, अभी हमने पूछा सर से कि आगे क्या करना है। तो आगे का हमें प्लान बताया गया कि हाँ, आपको फिर आगे हम टीम पे काम कर सकते हैं। तो मीनवाइल हमें मतलब एक लिस्ट स्क्रिप्ट कॉलिंग के लिए एक लिस्ट स्क्रिप्ट मिली, और हमने वहां से मैंने 2 लोगों को कॉल किया, 2 प्लान मैंने बुक किए आर्यन सर के साथ। और आर्यन सर के लिए मतलब हमने प्लान बुक किए थे, आर्यन सर ने हमारे लिए 2 प्लान दिखाए। फिर मुझे ऐसा लगा कि 2 प्लान दिखाने के बाद कि यार, हम तो आर्यन सर का टाइम वेस्ट करा रहे हैं। हम सर हमारे लिए प्लान दिखाते हैं, डेमो करते हैं, और कोई आता नहीं है। यार, यही तो काम करना है, आर्यन सर का क्यों इतना कीमती वक्त हम वेस्ट करें। तो फिर मैंने खुद ही से डिसीजन लिया कि अभी मैं खुद से प्लान दिखाऊंगी। फिर मैंने आर्यन सर और अर्चना भाभी को ऐसे ही जूम पे कनेक्ट करके पहले उनको प्रैक्टिस प्लान दिखाया, वहां से मुझे अप्रूवल मिला, मैंने प्लान दिखाना स्टार्ट किया। और प्लान दिखाने की अगर मैं बात करूं, तो मैंने पहले सब कहते हैं इनोसेंसी में लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैंने 3 प्लान दिखाए, एक दिल्ली में, एक वेस्ट बंगाल में, एक बैंगलोर में। तीनों ज्वाइनिंग हुई, पर आज भी एक भी बिजनेस में नहीं है। उसके बाद मैंने और 17 प्लान दिखाए, टोटल 20 प्लान दिखाए। बट वो तो आई नहीं, बाकी मतलब 20 में से कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था। तो वहां पे कुछ समझ में आया, कुछ मिसिंग है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं तो अकेले ही बिजनेस कर लूंगी, किसी की जरूरत नहीं है। और वहां पे समझ में आई अप्लायंस की इम्पोर्टेंस। तो अप्लायंस की इंपॉर्टेंस वहां से हम लोगों को समझ में आई। और मैं बताता हूँ, इसमें जब हम लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होता है। मैंने सिर्फ 12 वीडियो देखे थे और प्रीति ने 40 देखे थे, तो उसका एक्साइटमेंट लेवल और मेरे एक्साइटमेंट लेवल में बहुत फर्क था। और शायद यही फर्क था कि जब वो प्लान जो कन्वर्ट नहीं हुए, जो लोग आए नहीं, है ना, तो उसमें मेरे को थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ। मैंने कहा कि ये काम नहीं करता है। और वहां पे जो मतलब मैंने डिसीजन लिया था, एक आधा अधूरा सा डिसीजन, वो कहीं ना कहीं छूट रहा था।
और उसी टाइम मतलब आर्यन सर ने मतलब हमें अपलाइन से कम्युनिकेशन रेगुलर काउंसलिंग की बात समझाई थी, लेकिन वो जब तक प्रैक्टिकल होती नहीं है तब तक समझ में नहीं आता है। तो आर्यन सर ने बोला था कि हम मीटिंग करते हैं सर के साथ और आगे की चीजें वहां से मूव होंगी, पर मैंने एक बहाना बना दिया कि मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, और भगवान ने कहा तथास्तु। मैं सही में बिजी हो गया, मतलब एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे और लगभग 1 महीना जून बहुत बिजी गया। उस टाइम कोई ज्यादा बिजनेस को नहीं दे पाए। प्रीति अकेले प्लान दिखा रही थी, उसको अकेले प्लान दिखाते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ एज अ बिजनेस पार्टनर तो मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एज अ लाइफ पार्टनर भी मैं उसका साथ नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पे फिर से मैंने डिसीजन लिया कि एज अ लाइफ पार्टनर तो मुझे उसका साथ देना ही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे फ्यूचर से जुड़ी हुई हैं, वो हमारे फ्यूचर के लिए एक इतना बड़ा डिसीजन लेके बैठी हुई। तो यहाँ से हम लोग की लर्निंग शुरू हुई, और अगर लर्निंग की बात करूँ तो स्टेप बाय स्टेप जो लर्निंग का प्रोसेस रहा, सबसे जो ज्यादा जरूरी था उस टाइम ऑडियो वीडियो देखना था। मनोज सर से जब भी बात होती थी वो ऑडियो वीडियो की इंपॉर्टेंस हमेशा बताते थे। सेकंड स्टेप जो था कि मीटिंग्स के साथ हम लोग लिंक हुए। ये जो मंडे, ये बहुत ही प्रेशियस मीटिंग है हमारे लिए, क्योंकि इस मीटिंग में ही जो चीजें हमने सीखी हैं, इस मीटिंग से जो हमें वार्मथ मिलती है, जो पॉजिटिविटी मिलती है, उसका कोई मैच नहीं है। एक सैटरडे की मीटिंग के बारे में सर ने हमें बताया, और वो सैटरडे की मीटिंग भी हम कभी नहीं छोड़ते। उसके अलावा एक बहुत ही खास मीटिंग है, पहले वेडनेसडे को हुआ करती थी और अब थर्सडे को होती है, राजेश सर की मीटिंग। वहां से हमारी सारी टूल्स की लर्निंग आती है। मैं स्टेप बाय स्टेप वहां आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने चीजें सीखी और अभी भी सीख रहे हैं। आर्यन सर से हमें मतलब, क्योंकि हम लोग डेली मिलते हैं आर्यन सर और मैं, पहले हमारी बिजनेस को लेकर उतनी बात नहीं होती थी, लेकिन अब तो फोन पे भी 3 से 4 बार बात हो जाती है। वहां से मुझे वो ऑडियो वीडियोस पेन ड्राइव के थ्रू डायरेक्ट मिल गई। जो बुक्स कभी मतलब जो भी ब्रिट की बुक्स हैं जो कभी मैंने पढ़ी नहीं थी, जो उस टाइम पे मिलनी पॉसिबल नहीं हो रही थी लॉकडाउन के कारण, वो मुझे वहां से फिजिकली मिल गई। और उनसे जब मैंने बुक ली, उनको पढ़ना शुरू किया, बिजनेस के बारे में जाना, तो डे बाय डे एक्साइटमेंट बढ़ने लग गया। जब मनोज सर से हम एवरी 10 डेज में मीटिंग करते हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि वो जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो हम में ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो हम थोड़ा सा चार्ज हुए हैं, बैटरी तो डाउन हो जाएगी ना। अगर उसको ऑल्टरनेटर नहीं मिलेगा, उसको चार्जर नहीं मिलेगा, तो वो बैटरी तो वीक होके उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो अभी वो चार्जिंग का काम हमारे साथ उस मीटिंग से हो जाता है। फिर मतलब ऐसा कहते हैं ना कि अपलाइन हमेशा एक ईगल आई से देख रहा होता है आपके बिजनेस को। हमें नहीं पता कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, अभी तक वो हमारे अपलाइन हमें बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीजें फिजिबल हैं, ये चीजें पॉसिबल है, ऐसा करने से ये वीडियो देख, ये वीडियो के थ्रू हमें आगे गाइड करते हैं कि ये वीडियो देखो, ये ऑडियो देखो। तो वहां से मतलब मनोज सर के साथ जो एसोसिएशन है, प्रियंका भाभी के साथ जो एसोसिएशन है, वहां से बहुत चीजें मूव होती हैं। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि वेडनेसडे और थर्सडे जो राजेश सर की मीटिंग है, उससे हम लोग बहुत सीखते हैं। जब मैंने पहली मीटिंग जो अटेंड की थी जुलाई में, उसमें सर रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे। वहां से मैं रिकॉर्डिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आई। और उन्होंने जितनी भी टूल्स पे बात की है आज तक, प्लान प्रेजेंटेशन, आफ्टर एंड बिफोर द प्लान, वो क्या बातें होती हैं, ड्रीम डिस्कशन, गेटिंग स्टार्टेड राइट, गोल सेटिंग, ये सारे के सारे ही टूल्स मैंने वहां से मतलब वो रिकॉर्ड किए हैं। वो रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुनता हूँ, उसको लिखा भी हुआ है, और वहीं से डे बाय डे जो भी स्मॉल इंप्रूवमेंट मेरे अंदर होते हैं वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। और यही मेरी कोशिश रहती है आगे जो भी मेरी टीम में है, उनको भी मैं यही चीजें प्रमोट करूँ, यही चीजें मैं उनको बता पाऊँ, जो जो मैं फील कर पा रहा हूँ बिजनेस के बारे में, मैं उनको बता पाऊँ। और राजेश सर की ना बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब उन्होंने डीप लेवल पे रिसर्च, उनकी सारी बातें होती हैं, बहुत ही गहरी बातें होती हैं। और उन्होंने अभी दिसंबर में एक मुहिम चलाई थी, 25 ऑडियो 25 वीडियो दी थी, और उसमें भी उन्होंने हमें होमवर्क दिया था कि अपने अपलाइन को उसका फीडबैक जरूर भेजना है। शुरुआत में कुछ दिन तक मैंने वो फीडबैक भेजा भी नहीं था, लेकिन जब मैंने वो फीडबैक भेजा और उसको ध्यान से सुना, उस फीडबैक के लिए उनको उसको नोट डाउन किया बकायदा डायरी में, तो वो बिजनेस अपने आप ही जो है ना, अपने आप ही एक पॉजिटिविटी से वो बिजनेस बढ़ने लगा। और मुझे विश्वास है कि जिन जिन लोगों ने वो काम किया होगा, उनके साथ भी उनको भी सेम फीलिंग आई होगी। एक और जो मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जहां से हमें मिलती है अनुराग सर और नीला मैम से।
उनके साथ हमारी जब भी मीटिंग होती है कि कोई भी जो लकी टाइम हमें उनका मिल जाता है, वहां से वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होती है। और अनुराग सर को जाने के कैसे पता चल जाता है कि भी हम लोगों से बात करने की आवश्यकता है उनको। कुछ समय पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है, टीम में कुछ लोग जो बिजनेस में आए थे एक्साइटमेंट के साथ आए थे, लेकिन वो वैसा सीख नहीं रहे थे, वैसा फील नहीं कर रहे थे। तो मुझे फील हो रहा था कि ये क्या हुआ अचानक, है ना। और उस दिन अनुराग सर का एक दिन फोन आया, उन्होंने एक मुझे एग्जाम्पल दिया था ट्रेन के सफर वाला। ये बिजनेस विनय जी एकदम ट्रेन के सफर जैसा ही है। इसमें आपके साथ स्टेशन पे चढ़ेंगे बहुत लोग, कुछ लोग नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे, उस स्टेशन पे भी कुछ लोग चढ़ेंगे, लेकिन आपके साथ आखिर तक रहेंगे वही लोग जो कि जिनकी डेस्टिनेशन आपसे मैच करती है। और ये जो बात है, क्लैरिटी इन ब्रेविटी, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज्यादा कह जाना, ऐसी बातें होती है अनुराग सर की। तो वहां से हम लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ सीखते हैं और डिसीजन लेते हैं। और ये डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात बताऊं तो हम हर दिन डिसीजन लेते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने का, कि हम इस बिजनेस को तब तक बिल्ड करेंगे जब तक कि हम यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो जाए और एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं जीने लगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं प्रियंका भाभी की, तो हाँ, मैंने प्रियंका भाभी से बहुत कुछ सीखा है। उनसे फोन पे बात होती है। उन्होंने सबसे पहले फेथ की अगर मैं बात करूं तो मुझे उन्हीं से मिला था। उन्होंने अपने रिकॉग्निशन मुझे बताया, तो हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ऐसा कुछ मिलता है। मैंने उनसे सीखा कि कैसे डायरी लिखते हैं। मैंने उनसे सीखा ऑर्डर कैसे लगाते हैं CSI के बेनिफिट के साथ, और कैसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव वो लगे। सभी मतलब छोटी छोटी चीजें मैंने वहां से सीखी है। मेरा जब मन होता है, जब मुझे कुछ पूछना होता है, मैं उन्हें फोन लगा देती हूँ और वो कभी मुझसे इरिटेट नहीं हुई। थैंक यू फॉर दैट। और बहुत ही अच्छा मैं उनसे वहां पे सीख पाती हूँ। और फिर अगर मैं बात करूँ मनीषा भाभी की, तो हाँ, मतलब हाँ, प्रियंका भाभी से मैंने डेमो सेशन भी बहुत अच्छा सीखा है, जिसको आज मैं अपनी टीम में भी सिखा पा रही हूँ। मनीषा भाभी की अगर मैं बात करूँ तो वहां से उन्होंने मुझे ब्यूटी सेशन में बहुत हेल्प की है और मैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाती हूँ। और सबसे एक बहुत ही छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मुझे एक मैसेज भेजा करती थी शुरू शुरू में, एक सीक्रेट का एक पेज। वो मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी लाता था। मतलब मैं बात करूँ ना कि एक लो फेज था, जब मुझे लग रहा था कि पता नहीं बिजनेस चलता है नहीं चलता, तो मुझे उनके उस एक पेज से ये एहसास जरूर होता था कि लोग बहुत अच्छे हैं। तो वो बहुत अच्छा था उनका। और रिया जी की अगर मैं बात करूँ तो एक बात हुई थी लो फेज वाली, जो भी बात मैं बोल रही थी, वहां पे उनसे मुझे जब पहली बार मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बताई थी, बिजनेस माइंडसेट और जॉब माइंडसेट। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, हम जॉब में जब होते हैं ना तो हम लोगों को मना करते हैं, आज मैं तेरा अकाउंट नहीं खोलूंगी, आज ये नहीं होगा, आज वो नहीं होगा। तो हम ना सुनने की आदत में नहीं होते, ना कहने की आदत में होते हैं। तो बिजनेस में जब आई तो बिजनेस, वहां लोगों की ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो मुझे समझ में आया कि बिजनेस वाला जो है वो कैसे नो के साथ आगे काम करता है। नीला मैम की अगर मैं बात करूं तो हाँ, मतलब एक दिन मैंने सोचा था कि आज मुझे ना एक ऑडियो सुननी है, और लेडीज के लिए स्पेशली, और वो ढूंढ के सुननी है। सुबह सुबह देखा तो नीला मैम की एक ऑडियो आई थी जो मैं ढूंढना चाह रही थी, वो उन्होंने भेज दी थी। तो वो एक इंटरलिंक कनेक्शन है जो अपने आप ही हो जाता है। और इस तरह से मतलब अपलाइन हर जगह, सारे अपलाइन वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, सारे मेंटर्स बहुत हमारी हेल्प करते हैं सभी। और अभी मैं बात करूँ मेरी टीम के लिए मैं क्या कर पाती हूँ, तो सबसे पहले जब हम लोग टीम में हम लोग के लिए प्लान वगैरह दिखाते हैं, तो प्लान हम सबसे पहले उनके, जब भी हमारी टीम में कोई प्लान दिखाया उसके बाद हम उन्हें कोई शॉर्ट क्लिप भेजते हैं विद एडिफिकेशन, क्योंकि किसी भी नए बंदे को अगर बड़ी वीडियो भेज दी तो वो नहीं देखेगा, शॉर्ट क्लिप देखेगा, उसका रिप्लाई आएगा। फिर हम प्लान करते हैं कि 24 से 48 घंटे में हम उनका या तो डेमो सेशन कर लें या फिर उनका फॉलो अप कुछ हो जाए। तो उस तरह से उन्हें हम कनेक्टेड रखने की कोशिश करते हैं वहां से। फिर अकॉर्डिंग टू देयर फीडबैक्स हम उन्हें ऑडियो वीडियोस भेजते हैं, और इसके लिए आर्यन सर से एक अच्छी सी PDF लिस्ट मिली हुई है, जहां से हमें उनको भेजना बहुत आसान होता है, बस एडिफाई करना होता है, वहां से हम उन्हें कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं। बहुत अच्छे से वो चीज वहां पे मेंटेन्ड है। और उसके बाद हम उन्हें जैसा भी हमने बात करी कि हमें सिलेबस मिला था, तो हम भी उन्हें सिलेबस बताते हैं 16 वीडियोस का, और वो सिलेबस वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उनके साथ आगे काम करते हैं। अभी सब उनका सारा काम हो गया। अभी उसके बाद हम उनके साथ गेटिंग स्टार्टेड राइट किया जाता है, जहाँ पे एक फिक्स फॉर्मेट है, थैंक्स टू राजेश सर, मनोज सर, कि वहाँ पे एक फिक्स फॉर्मेट है कि हम उनको उनके अकॉर्डिंग वो चीजें वहाँ पे बताते हैं कि आपको किस किस तरह से काम करना है। वहाँ पे एक
फिक्स रिटर्न में फॉर्मेट है कि वहाँ पे हम उनको वो चीजें रिटर्न में दिखा पाते हैं, बता पाते हैं। और फिर आती है उनकी टीम बिल्डिंग की बात। टीम बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो एक ऐप है जिससे हम लिस्ट हमारी कन्वर्ट हो जाती है ना। और फिर जब वो लिस्ट हमारी डाउनलाइन हमें हमारी जो टीम मेंबर्स हैं हमें जब कन्वर्ट करके भेज देते हैं तो हम उनके साथ वो लिस्ट डिस्कशन के लिए बैठते हैं। वहाँ पे जब भी हम लिस्ट डिस्कशन के लिए बैठते हैं तो एक कॉमन पॉइंट आता है कि यार मैम इससे तो हम कभी नहीं मिले थे, इससे कभी मिले थे, नंबर सेव है। तो वहाँ पे हम उस लिस्ट को ABC कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। A मतलब जिनको हम तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, B और C जिनको थोड़ा बाद में या फिर थोड़ा और बाद में कांटेक्ट किया जा सकता है। तो मेरा एक वहाँ पे पर्सनल जो मैं करती हूँ कि मैं B और C वालों को, अभी देखो हम इन्हें बहुत टाइम से टच में नहीं है, तो मैं उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाती हूँ और उनको जैसा मैं करती हूँ कि उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के ऐड कर लेती हूँ वहाँ पे। और फिर दिवाली, होली या कोई भी ओकेजन आते ही रहते हैं, इंडिया में त्योहारों की तो कमी है ही नहीं, हम उन्हें विश करना स्टार्ट करते हैं। तो उनका रिप्लाई आता है तो वहां से वो चीज क्लियर हो जाती है कि वो उनके फोन में भी हमारा नंबर सेव है। और उनसे हम जो कनेक्शन जो हमारा कभी छूट गया था वो रिबिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। क्योंकि अभी पता चला 2 महीने बाद हम बी लिस्ट पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, अचानक से हम उन्हें फोन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा कनेक्शन तो है ही नहीं। तो वो कनेक्शन वहां से 2 महीने पहले से हमने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बहुत ईजी स्टेप है वो करने का, वो मैं पर्सनली करती हूँ, अपनी टीम को भी गाइड करती हूँ। और फिर हम जो मैंने बताया ABC, तो A लिस्ट पे हम उनके साथ कॉलिंग इनवाइटिंग करके काम स्टार्ट करते हैं। जैसा भी बताया था कि वहाँ पे कॉलिंग इनवाइटिंग के पास सबको पता है कि दो तरीके होते हैं, या तो वो खुद अपनी प्लान बुक कर सकते हैं हमारे लिए या फिर हम उनके साथ प्लान बुक करते हैं। एक लाइन उन्हें बोलनी होती है हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में, और इस तरह से हम उनके लिए प्लान करते हैं, डेमो सेशन करते हैं। अगेन यहाँ पे ना जब हम प्लान करते हैं तो नो मिलती है, नो को हैंडल करने का मेरा एक पर्सनल तरीका है। मैं जब नो मिलती है तो दूसरा प्लान दिखा देती हूँ। फिर समझ में आता है कि उसकी जो ना मिलने की जो मतलब जो नेगेटिविटी थी वो मेरे ऊपर हावी नहीं होती, क्योंकि मैंने एक और प्लान दिखा दिया, क्यू में डाल दिया, मुझे उसकी हाँ करने की उम्मीद है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि क्यों ना ऐसा करूं कि उसकी ना करने से पहले ही एक और प्लान दिखा दूं। तो इस तरह से मैं प्लान हमेशा क्यू में रखती हूँ, ताकि जो पुराने प्लान है, जो पुराना प्लान जिसकी ना नहीं आई है अभी तक, वो ना आने से पहले मेरे पास नए प्लान की हाँ होने की उम्मीद है। तो हमेशा मैं उम्मीद में जीती हूँ एज कम्पेरेटिव टू उसके नेगेटिविटी में। उम्मीद में जीऊंगी तो मेरे पास एक पॉजिटिविटी रहती है, और हमारा काम है बस पॉजिटिविटी में रहना है, लोग अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो मैं वही करती हूँ कि नए प्लान्स दिखाती रहती हूँ ना सुनने से पहले ही। तो वो मैं वहां पे उस तरह से ना को मैं हैंडल करती हूँ और वही अपनी टीम को बताती हूँ। और अभी रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, जैसे एक लेडी ससुराल को अपना घर मान के अपने मायके को भूल जाती है, तो यहाँ पे भी ये काम भी हमारा ही होता है कि हम कैसे अपनी टीम की लेडीज के साथ रिलेशन मेंटेन कर सके, रिलेशन बना सके। तो वहाँ पे मैं उसको बहुत ही अच्छे से निभाने की कोशिश करती हूँ अपनी टीम की लेडीज के साथ। और उनको मतलब कैसे उनसे बात करनी है, क्या, जैसे मैंने जो मैंने प्रियंका भाभी से सीखा है वो मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। ओवर द फोन, ओवर द जूम ही ये सब कुछ हो जाता है, बहुत ही ईजी है आजकल, है ना। और यहाँ पे एक चीज और की, जैसे हमने बात करी ना रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए हर टीममेट्स के साथ टाइम पे एक मीटिंग होती रहनी चाहिए 10 से 15 दिन के अंदर। उसके लिए मैंने पर्सनली जो किया हुआ है कि एक एक्सेल मेंटेन की हुई है जहाँ पे मेरे टीममेट्स के सबके नाम है, वहां पे किसके साथ कब कौन सी मीटिंग हुई थी, किस अपलाइन के साथ हुई थी, वो चीज मैंने वहां पे मेंटेन की हुई है। तो मुझे छटनी करना बहुत आसान हो जाता है कि अभी किस टीममेट को किसके साथ मीटिंग की जरूरत है। तो वहां पे बस वो मुझे वीकली अपडेट करनी होती है, एक एक्सेल मेरे पास मेंटेन है, तो वहां पे हम रिलेशनशिप हमारे टीममेट्स के साथ मेंटेन कर पाते हैं, कोई हमारे से मिस नहीं होता। और एक और अगर मैं डेटा मैनेजमेंट की यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँ तो कैलेंडर बुकिंग, अभी हमारे पास इतना अच्छा टूल है वो कि मैं वहाँ पे कैलेंडर में हम लोग मेंशन कर मतलब मैं जैसे मान लो किसी लेडी को अगर मुझे दिन में 2 बजे ही वो फ्री होती है, मैंने उसका टाइम शेड्यूल पता चल गया कि वो दिन में 2 बजे ही फ्री होती है, 2 बजे फोन नहीं किया तो पूरा दिन फोन नहीं कर सकते, तो मैं कैलेंडर में उसका टाइम, क्यों बात करनी थी, क्या बात करनी थी, वो वहीं मेंशन कर देती हूँ और अलर्ट लगा देती हूँ। तो इस चीज से वो चीजें, क्योंकि दिन निकल गया तो वो बात भी निकल जाएगी, वो नहीं हो पाएगी, फिर पोस्टपोन होती रहेगी। तो वहाँ पे उस चीजों को कैलेंडर बहुत अच्छे से हेल्प करता है। पूरा कैलेंडर मैं रात को सोने से पहले बुक करके सोती हूँ। और ये जितना भी ऑर्गेनाइज करने वाला, लेडीज पूरे घर को ऑर्गेनाइज करके रखती है, ये ऑर्गेनाइज करने वाला काम जो है ये प्रीति करती है। मेरी यहाँ पे मतलब मैं आगे जो मेरी टीम में कोई नया आता है तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्लान हमने दिखाया उसमें जो डिजिटल चीजों टूल्स को भी हम थोड़ा सा यूज करते हैं। उसमें एक तो जब प्लान दिखाते टाइम व्योम के साथ हमें लाइव डेमो दिखाना कई बार मुश्किल होता है, तो हमने एक रिकॉर्डिंग बनाई हुई है, हम जनरली वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देते हैं। जब हमारे पास टाइम होता है और व्योम अलाउ करता है तो हम लाइव डेमो भी दिखाते हैं। उसके अलावा गेटिंग स्टार्टेड राइट का मैं बता रहा था, जैसी मतलब हमारी टीम में कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उनके साथ गेटिंग स्टार्टेड राइट किया, वहां पे दोबारा से हमने उनको यहाँ के जो होमवर्क हैं, जो कोर्स होता है 10 वीडियो और 6 ऑडियो, उसकी इंपॉर्टेंस, मीटिंग के साथ लिंक करना और बुक्स इसके साथ कनेक्ट करना। और फिर जैसे से टाइम बीतता है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम स्मार्ट टच के बारे में उनको बताएं, क्योंकि स्मार्ट टच बहुत ही मतलब बेहतरीन और बहुत ही हैंडी ऐप है, और मेरे लिए बहुत ही मतलब वंडर हुआ इससे। और तो स्मार्ट टच मतलब ये ऑडियो वीडियोस के साथ जब ये सिलसिला चलता है, धीरे धीरे टीम के लोगों का माइंडसेट बनने लगता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि 4 से 5 प्लान उनके साथ दिखाए जाएं। मीनवाइल उनको रिकॉर्डिंग, ये तो हमारे प्लान की रिकॉर्डिंग या राजेश सर की प्लान की रिकॉर्डिंग के थ्रू वो प्लान दिखाना सीख जाएं, उनकी प्रैक्टिस प्लान्स हो जाएं। और वो प्रैक्टिस प्लान के बाद मतलब जब वो प्लान दिखाने के लिए एकदम सक्षम है तो वो आगे के प्लान जो है हम लोग साथ में बैठते हैं और वो प्लान खुद हमारी टीम के लोग जो दिखा पाए हैं। और फिर यही क्रम चलता रहता है। ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। कुछ चीजें हम सीखते हैं, कुछ आगे हम पास ऑन करते हैं, कुछ उनसे भी सीखते हैं, और बस इसी तरह का हमारा अभी तक का सफर रहा है। और हमें लगता है कि हमारा टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है। एंड थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। ऑसम सर, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि आपके इस एक्सपीरियंस से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और हम लोगों ने बहुत सारे नोट्स भी बनाए। तो एक्सीलेंट, जोरदार क्लैपिंग आपके लिए। और आपने जो एक सेंटेंस बताया रियली बहुत हार्ट टचिंग था कि बच्चों से सीखना चाहिए और उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। और आपने तो अपने मतलब 3-4-6 महीने के बच्चे से सीखा, तो रियली अमेजिंग। और नेक्स्ट पार्ट की हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये बताना चाहती हूँ कि एमवे इंडिया में क्या क्या कर रही है और कैसे कैसे क्या क्या ला रही है और क्या क्या करने वाली है, इन सारे चीजों के बारे में जो लीडर बताने जा रही हैं वो जेनवाई हैं और कहें तो यंग सीए हैं और बहुत ही क्यूट सी हैं। तो हम लोग इनवाइट करते हैं, हेल्प मी वेलकम कार्तिकी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Hello, am I Hello. audible? Yes, yes. Okay, thank you so much. बहुत अच्छी मीटिंग जा रही है एंड बहुत बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग था। बहुत कुछ सीखने को मिला एंड स्पेशली आई एम गोना इम्प्लीमेंट कि अब से मैं भी उम्मीद में जीऊंगी, पहली वाली ना आने से पहले आगे वाले हाँ की तैयारी करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट लेसन। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। मेरा नाम कार्तिकी है, बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अभी अपनी जॉब और आगे की पढ़ाई के साथ इस बिजनेस को एज अ करियर पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। सो आज का मेरा टॉपिक है एमवे एंड मेक इन इंडिया। सो जनरली हमें काफी बार ऐसे सवाल आते हैं कि ये तो एक अमेरिकन कंपनी है, तो और अभी हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि मेक इन इंडिया और ऐसे कैंपेन्स हमारे प्राइम मिनिस्टर लेके आ रहा है। तो बेसिकली मैं एक नेक्सस या फिर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करके आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे एमवे भी मेक इन इंडिया ही है। सो आई लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। Is my screen visible? Yes. Yes, Kartiki. Yes. So starting with सबसे पहले हम हर कोई हमारे प्लान में हम लोग दिखाते हैं और हम लोग भी देखते हैं कि ट्रेड कैसे होता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, फिर वहां से होलसेलर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है और फिर हम तक प्रोडक्ट आता है। और इतना काफी नहीं होता तो बीच में और बॉलीवुड
स्टार्स और ये सब लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हम तक प्रोडक्ट आता है सिर्फ 40 रुपए का, लेकिन हम लोग उसके लिए 100 रुपए दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग 60 रुपए। सॉरी कार्तिकी, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके कार्तिकी, ब्लैक स्क्रीन आ गई है, स्टार्ट होगी मतलब ब्लैक स्क्रीन है। ओके कार्तिकी, अगर इशू हो तो मुझे पीपीटी भेज दो, आई कैन शेयर। ओके ठीक है, मैं आपको पीपीटी फॉरवर्ड कर देती हूँ। एक बार फिर से ट्राई करो रिया दीदी। हाँ सर। हेलो। हाँ हेलो, यस विजिबल है। ओके अभी विजिबल है यस स्लाइड यस शेयर में? यस, शेयरिंग है। Okay, yes. So, yes. So I was talking about कि normally एक ट्रेड कैसा होता है, हम लोग जब कोई चीज खरीदते हैं तो वो हम तक कैसे पहुंचती है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलती है, फिर होलसेलर के पास जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास, और ऐसे करके आती है। और बीच में सिर्फ ये लोग काफी नहीं होते, तो बॉलीवुड स्टार्स का एडवर्टाइजमेंट का भी कट होता है। सो ऐसे करते करते प्रोडक्ट जब तक हम तक आती है वो सिर्फ 40 रुपए की होती है, और हम लोग उसके लिए 100 रुपए दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बीच का 60% होता है, ये बीच के मिडल मैन को ज्यादा रिच बना देता है, और हम लोग उतना ज्यादा पे करके हम कहीं ना कहीं 60 रुपए से थोड़े से पुअर हो जाता है। अब हम इसको समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ये कैसे ट्रेड होता है। जनरली हम लोग जो बोलते हैं इम्पोर्टेड चीज होती है, तो इन सब जो इम्पोर्ट्स होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इसमें ये कैसे चलता है। तो सपोज यूएसए है और यहाँ पे इंडिया है। अब ये हमारा इंडिया में एक छोटू है, सो ही इज कस्टमर एंड ही वांट्स टू बाय समथिंग। उन्हें कुछ यूएसए से खरीदना है, तो अगर वो चीज कोई यूएसए से खरीद रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो चीज बनी होगी यूएसए के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उनके होलसेलर यूएसए में होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए में होंगे, उनके रिटेलर यूएसए में होंगे। इतना ही नहीं, तो जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स थे वो हॉलीवुड स्टार्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वो भी यूएसए वाले होते हैं। और फिर यूएस की गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी, और प्रोडक्ट तो एज इट इज आती है नहीं, या फिर हमारे पास वाले ग्रोसरी स्टोर में मिले ऐसा है नहीं। तो प्रोडक्ट पूरा 7 समंदर ट्रैवल करके आती है, तो उसके लिए काफी सारा फ्रेट और कार्गो और वो सब कुछ जाता है, राइट। तो ऐसे करते करते तो ये वाली प्रोडक्ट जब तक हम तक आती है तब तक तो सिर्फ 20 रुपए की आती है, एंड वी एंड अप पेइंग 100 रुपीज। अब ये जो हमने 100 रुपीज पे किए, तो इसमें से जो 80 रुपए दिए हैं ये हमने मिडिल मैन को दिए हैं, बट ये सारे मिडिल मैन जो है वो सारे यूएसए के हैं। तो इसकी वजह से हमारे छोटू के पास सिर्फ 20 रुपए की चीज आई, लेकिन 80 रुपए से बाकी के सारे यूएसए के मिडिल मैन रिच हो गए। अब ये तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, सोचो ऐसा हर कोई इंडिया में और कितने सारे छोटू है, हर कोई इंपोर्ट करने लग जाएगा तो कैसे होगा। इसीलिए धीरे धीरे हमारा इंडिया गरीब होता चला जाएगा, और यूएसए में एज अ कंट्री यूएसए पूरा रिच होता चला जाएगा, और ये एक्चुअल में हो भी रहा है। ओके, तो इस तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये दिक्कत थी कि कंट्री का जो वेल्थ होता है वो डिटीरियरेट हो जाता है, कंट्री पुअर हो जाता है, और सामने वाला कंट्री रिच होता है। इसलिए हम लोग इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करते हैं एट इकोनॉमी लेवल। ओके, अब ये पहले बहुत होता था, तो हम लोगों को एक बहुत बड़े क्राइसिस फेस करने पड़े थे 1991 में। हमारे क्राइसिस इतने तब हालात बुरे हो चुके थे कि हमारे पास 3 हफ्ते के इम्पोर्ट्स देने के भी पैसे नहीं थे। हम लोग इतने फॉरेन रिजर्व्स में गरीब हो चुके थे। तो फिर हम लोग क्या इम्पोर्ट्स रोक सकते थे तब? तो इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। तो उस वक्त के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक तरकीब निकाली और इसका नाम था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? मैं इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पर फॉर द टाइम बिंग इसे मैं न्यूट्रलाइज टू इंडियन इकोनॉमी बोलूंगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एफडीआई बेसिकली होता क्या है। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लेट्स सी इट मोर डीपली।
तो अभी तक जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोडक्ट 7 समंदर ट्रैवल करके इंडिया तक पहुंचती है। तो मनमोहन सिंह जी ने बोला कि आप प्रोडक्ट भेजना बंद कर दो, डोंट सेंड अस प्रोडक्ट, रादर आप यहाँ पे FDI भेजो, यानी कि आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भेजो, आप डायरेक्टली पैसा भेजो और इंडिया में ही प्लांट सेटअप कर दो। तो अब इंडिया में प्लांट आ गया, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर वो भी सब इंडिया के होंगे, और जो हमारे हॉलीवुड स्टार्स पहले एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे वो अब हमारे अक्षय कुमार जी वापस आ जाएंगे। अब जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और अब हमारा जब छोटू खरीदता है तो नो डाउट ठीक है, छोटू के पास फिर भी 40 रुपए का ही प्रोडक्ट आ रहा है, 100 रुपए जा रहे हैं छोटू की जेब से, बट पूरे इंडिया के लेवल पे देखोगे तो वो 100 रुपए इंडिया में ही रह रहे हैं। तो ना इंडिया कहीं पे ज्यादा अमीर हो रहा है, ना इंडिया कहीं पे गरीब हो रहा है, राइट। तो इसकी वजह से ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया। अब ऐसा ही एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया 2015 में इंडिया में, जिसका नाम था एमवे। एमवे ने प्लान किया कि वो 1000 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से 600 करोड़ वो ऑलरेडी तमिलनाडु में एज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्वेस्ट कर चुके हैं इन 2015। ओके, अब मैंने बोला था कि जो ये FDI है इट इज लाइक अ न्यूट्रलाइट टू इंडियन इकोनॉमी। अब हम ये समझते कि ऐसा क्यों है ये। ओके, सो ये एमवे का एक प्लांट आया, लेट्स अंडरस्टैंड ये प्लांट पूरा कैसे काम करता है। अब प्लांट में प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ इनपुट्स लगते हैं, कुछ प्रोसेसेस लगते हैं, राइट। तो सबसे मेजरली इनको प्लांट बनाने के लिए सबसे बड़ा इनपुट चाहिए था लैंड। इन्होंने लैंड खरीदा तमिलनाडु में। अब जिनसे इन्होंने लैंड खरीदा वो सारे थे इंडियंस। तो ये 600 करोड़ जो आया, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसमें से एक पोर्शन उन्होंने वो लैंड ओनर्स को दे दिया, तो वो तमिलनाडु के लैंड ओनर्स उतने रिच हो गए। फिर उन्होंने इंडिया में लोकली कुछ मशीनरी परचेज किया, वो भी उन्होंने इंडियन से परचेज किया, तो इससे भी जिनसे परचेज किया वो इंडियंस रिच हो गए। अब यहीं पे चीजें रुकी नहीं, उसके आगे उन्होंने काफी सारे, मतलब एमवे के इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एक वॉचमैन से लेके इतने सारे साइंटिस्ट, इतने सारे जो लेबर है, जो वर्कर्स है, उन सबको उन लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज दी, एम्प्लॉयमेंट दिया उनको। वो लोग वही 600 करोड़ में से एक पोर्शन उनको भी पे किया, तो इससे इतने सारे लोगों का रोजी रोटी और घर चलना चालू हुआ इंडिया में। सिमिलर वे में रॉ मटेरियल्स भी खरीदे गए, तो जो जिनसे रॉ मटेरियल्स खरीद रहे थे उनके भी घर चलने लग गए, और ऐसे करते करते हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए, और एमवे ने हमें मतलब एक न्यूट्रलाइट बनने में इतने इंडियंस का भला हुआ। ओके, देन स्टोरी डजंट स्टॉप ओवर हियर। एमवे ने हमें इसके बाद डायमंड्स और क्राउन्स भी दिए। तो जनरली बोलते हैं ना, मेरे देश की धरती सोना उगले, बट एमवे डिडंट स्टॉप एट गोल्ड, सोने पे नहीं रुके हम, आगे प्लैटिनम, डायमंड्स एंड क्राउन तक गए, राइट। तो दिस इज हाउ एक एमवे का एक FDI से इतने सारे इंडियंस का घर चलने लगा, एंड नॉट जस्ट कि सिर्फ चलने लगा, वी एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग रिच। ओके, सो अब मैंने समझाया कि एमवे एक FDI है। अब FDI का और मेक इन इंडिया का क्या कनेक्शन है, एमवे का और मेक इन इंडिया का क्या कनेक्शन है। सो बेसिकली मेक इन इंडिया एक कैंपेन है जो एक्चुअल में FDI को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। मेक इन इंडिया का ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस उठ के ही इंडिया में बनाओ, इट इज एक्चुअली एन इन्विटेशन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप इंडिया में आके और इन्वेस्ट करो, यू स्टार्ट मेकिंग इन इंडिया एंड यू गिव अस मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ, दैट इज व्हाई यू शुड नॉट बिलीव इट। इस चीज के लिए मैंने यहाँ पे मेक इन इंडिया का जो मेन वेबसाइट है, इफ यू कैन लुक इट, उसका मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट किया हुआ है। सो होम पेज पे ही आपको दिखेगा ऐसा कुछ कि सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिंग FDIs इन इंडिया एंड ऑल दैट। फिर अगर आप विकिपीडिया पे भी जाके मेक इन इंडिया को सर्च करोगे तो वहां पर भी वो कुछ ऐसी ही बातें करेगा, थोड़ी ट्विस्टेड है कि यू नो इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन कैपिटल एंड ऑल दैट। फिर मेक इन इंडिया ने कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी को हेल्प किया। हम लोग 2015 में हमने USA को और चाइना को सरपास कर दिया बिकॉज ऑफ मेक इन इंडिया। सो दिस इज ऑल डन टू प्रमोट मोर एंड मोर FDIs इन इंडिया। सो बेसिकली मेक इन इंडिया एक ऐसा कैंपेन था जो FDIs को प्रमोट करे। अब ये हुई बात ये सो ये हम जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात बताया। अब हम थोड़ा हमारा सपोज कि हमें कोई आता है और पूछता है ये सवाल,
तो फिर हम लोग ऑफ कोर्स उनको इतना इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझाने तो नहीं बैठ सकते, तो हम लोग कैसे एक जुगाड़ू वे में इनको समझा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली हैज बीन मेड ऑन इंडियन लैंड एंड इट इज अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो उसके लिए यू विल जस्ट हैव टू डू वन थिंग, यू विल हैव टू टेक दैट पर्सन टू, यू नो, आपकी मैजिक कॉर्नर पे आपको उस इंसान को ले जाना पड़ेगा। आई डोंट नो वेदर यू गाइस कैन सी इट और नॉट। ओके, सो यू नो, आप जस्ट उन्हें अपने मैजिक कॉर्नर पे लेके जाओ एंड यू पिक अप एनी प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, नेचुरल सी है, ब्राह्मणी तो नाम भी पूरा इंडियन है, सो आप बस कोई भी प्रोडक्ट उठाइए एंड जस्ट read ki where it has been manufactured, and everywhere you will find ki it has been manufactured either in Tamil Nadu ya fir Himachal Pradesh. So these all products are manufactured on Indian lands. मतलब इतनी छोटी सी जो bottles है उन पे भी लिखा है manufactured by and at, सब पे Indian addresses लिखे हुए हैं कि ये कहाँ पे बने हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो एंड सब पे इंडिया में बना है ऐसा एड्रेस है, मैन्युफैक्चर्ड बाय एंड एट का, विथ पिन कोड। सो दिस इज अ वेरी सिंपल जुगाड़। कोई पूछे कि ये प्रोडक्ट इंडियन नहीं है, तो ये पूरे इंडियन सॉइल में रॉ मटेरियल से लेके एंड तक पूरे इंडियन सॉइल में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। सो yes, we are made in India and we are supporting Make in India campaign. So back to host, that's it from my part. Thank you. अमेजिंग। बहुत सारा होमवर्क किया है आपने और बहुत इतनी अच्छी जानकारी मिली हम लोगों को, रियली ऑसम। थैंक यू कार्तिकी। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ वो जेनवाई है और अर्बन प्लानर हैं, और कहें तो इंजीनियर, हस्बैंड इंजीनियर है, न्यूली मैरिड कपल हैं। तो आप लोग की जोरदार क्लैपिंग के साथ हम लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं। टॉपिक है विजन ऑफ एमवे। तो इसको बताने के लिए मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ वो लखनऊ से हैं और बहुत ही क्यूट कपल हैं और हमारे आपके बीच के ही हैं। तो हेल्प मी वेलकम मिस्टर तरुण एंड मिसेस रिया कपूर धीर, प्लीज। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रिया है, बाय प्रोफेशन में एक आर्किटेक्ट हूँ, अर्बन प्लानर हूँ। मेरा नाम तरुण है, बाय प्रोफेशन आई एम अ सेल्स मैनेजर इन ऑटोमोबाइल कंपनी, और इस टाइम पे मैं इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ। सो आज की मीटिंग बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब प्रीति जी और विनय जी हिला के रख दिया सबको, आई कैन से दैट, है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक एक बात आपने एक्सप्लेन करी एंड यस, हम सब लोगों ने बहुत सारे नोट्स बनाए। एंड कार्तिकी एज ऑलवेज हम लोग को ये वाले टॉपिक की जरूरत बहुत पड़ती है, राइट, बिकॉज हम वी आर हियरिंग इट फ्रॉम सीए, सो हमारे लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो जाता है। सो मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? यस आ रही है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विजन ऑफ एमवे, है ना। तो वैसे तो लोग जानते होंगे, बट स्टिल एक छोटा सा पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। जैसा कि हम लोगों ने अपना नाम बताया और सिंस हम लोग, है ना, देखने में भी अभी थोड़े यंग लग रहे होंगे, तो अभी हम लोग यंग हैं, तो एमवे इसको जेन वाई लीडर कहती है, राइट। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो कि जेन वाई बेसिकली जो अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज है, यूथ है जो कंट्री में, है ना, उसको हम जेन वाई कहते हैं। और जो ये प्लैटिनम लेवल होता है ना, जो हम लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अचीव किया, उसमें बहुत अच्छी चीज ये होती है कि एमवे वहां से आपको बहुत ज्यादा रिकग्नाइज करने लगती है ना। एमवे ये मानती है कि प्लैटिनम एक अच्छा लेवल होता है, आपकी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक अच्छा टर्नओवर होता है और साथ ही साथ आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप स्किल होती है ना। और इन सारी चीजों को देखते हुए आपको कंपनी एक बेसिकली टाइटल देती है दैट इज प्लैटिनम। मैं तो अभी रिसेंटली एक चीज हुई कि मुझे एमवे ने हमें बेसिकली नॉमिनेट किया यूथ एडवाइजरी काउंसिल के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो अब ये मैं आप लोगों को, हो सकता है कुछ लोग बहुत नए हों, कल बल्कि मैं किसी से बात कर रही थी तो मैं यही हंस रही थी कि हो सकता है कि जैसे नहीं हम लोग कभी कभी कहते हैं कि हमारे पापा लोग कहते हैं कि अरे हमने तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करी थी, है ना, हमने बल्ब के नीचे पढ़ाई करी थी, वैसे ही ऐसा ना हो कि
कि हम लोग का हाल वही वाले पापा जी की तरह हो जाए कि अरे हम लोग तो तब बिजनेस करते थे, है ना, जब लोगों के घर जाते थे डेमो किट लेके। तो हम लोग वो वाले, तो हम लोगों ने ना एक अच्छा लंबा फेज देखा है बिजनेस में। और तो अभी बेसिकली ना जो आज मेरा टॉपिक है वो है विजन ऑफ एमवे, और इसमें हम पहली बार बात कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें बताना चाहूंगी पिछले कुछ समय में जो हम लोगों ने एमवे के साथ रह के एक्सपीरियंस किया। तो फ्रेंड्स, जब एमवे इंडिया में आया है ना 1998 में, तो ऑब्वियसली वो शुरुआत थी, 6 प्रोडक्ट्स के साथ लॉन्चिंग हुई, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम सब जानते हैं जिनकी हम लोग वीडियोस देखते हैं जिन्होंने उन 6 प्रोडक्ट्स के साथ बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, ठीक है। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे इंडिया में एमवे ने ग्रोथ देखी, है ना, जैसे जैसे एमवे ने देखा कि इंडिया में, और सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज इंडिया में देखी वो थी कि यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत है, राइट। सो इस चीज को देखते हुए इंडिया, एमवे को ये समझ में आया कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे लिए। सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, एमवे ने इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, आपको जैसे कुछ झलक अभी कार्तिकी ने दिखाई, इंडिया में एमवे ने बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अब एक इन्वेस्टमेंट के नाम पे हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले आए, राइट। इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, जो 6 प्रोडक्ट्स थे वो आज की डेट में 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, राइट। और आपने देखा होगा, अब अगेन जो जैसे हम लोगों ने पापा मम्मी का बिजनेस देखा है, तो जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो कोई अकाउंट मैनेजर जैसी चीज नहीं होती थी, है ना। तब ऐसा कोई, तब एमवे की इतनी ज्यादा प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, राइट। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि कुछ, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स जो होती थी वो एकदम वीक डेज में डे टाइम पे होती थी, तो हम लोग को थोड़ा सा लगता था कि यार हाँ हमारे पास और सुविधा हो, है ना, हम लोग और जा पाए और इजिली चीजों को कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग मेहनत करते हैं तो हमें कहीं कहीं पे लगता है ना कि हाँ क्यों ना ये चीज और थोड़ी सी आसान हो जाए, राइट। लेकिन अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि जब से एमवे ने देखा कि इंडिया में इतना ज्यादा फोकस है, तो एमवे ने बेसिकली ना जो हमारे लीडर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो एमवे ने अभी अलग अलग तरह की काउंसिल फॉर्म करी है, और उस काउंसिल में कुछ लोग जो पुराने लोग होंगे वो समझ पाएंगे कि पहले डॉक्टर ब्रैच कहा करते थे कि हम लोग इंडिया के काउंसिल में मेंबर हैं, तो तभी कहते हैं ना एक ड्रीम बहुत बड़ी चीज होती है। तो तब मेरे अंदर बहुत ड्रीम आता था, टू बी ऑनेस्ट, एक दिन मुझे भी ये काउंसिल का मेंबर बनाए, भले ही डायमंड बन के बनना है, लेकिन मैं पापा से कहती थी कि एक दिन तो मैं पक्का काउंसिल में रिप्रेजेंट करूंगी, है ना। तो आज अब थैंकफुली शायद हम लोग इसको लकी कह सकते हैं अपने आप को कि एमवे ने अपनी ग्रोथ रेट को बहुत फास्ट कर दिया, और जो चीज पहले सिर्फ डायमंड लेवल या बहुत अबव लेवल पे पॉसिबल थी, वो थोड़ा सा और नए लेवल्स पे, यानी प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम पर लेकर आए, और उन्होंने काउंसिल बनाई। इस काउंसिल को बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है एमवे का, वो ये है कि हम सब जानते हैं कि आफ्टर ऑल कोई भी अकाउंट मैनेजर हो सकते हैं, कोई भी ट्रेनर हो सकते हैं, लेकिन फील्ड में जाके जो असली ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं वो कौन है ना, हम सब लोग हैं, राइट। वी आर द लीडर्स एंड वी आर एक्चुअली बिल्डिंग द बिजनेस। अगर हम बिजनेस करना बंद कर दे तो ऑब्वियसली ये जो पूरा मॉडल है ये काम नहीं कर सकता। तो जब तक हम अपनी बात को रखेंगे नहीं, जब तक हमारी बात क्लियरली समझी नहीं जाएगी, तब तक सही इनोवेशंस लाना बहुत मुश्किल है, राइट। दैट इज वाई एमवे ने ये काउंसिल फ्रेम करी, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, पूरे इंडिया में इस तरह की 2 अलग अलग तरह की काउंसिल्स बनी, एक यूथ काउंसिल बनी और एक विमेन काउंसिल बनी। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ एमवे थोड़ी पार्शियल हो चुकी है विमेन और यूथ के साथ, है ना। तो जो बाकी मेल्स हैं वो समझ नहीं पाते कि हम जाएं कहाँ, है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीवियों से बहुत बना के रखनी है, क्योंकि मैंने यही सुना कि भाई ये 2 काउंसिल फ्रेम हुई है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनका विमेन काउंसिल में सिलेक्शन हुआ। तो आप लोगों को थोड़ी सी झलक देना चाहूंगी कि हम लोग उस काउंसिल मीटिंग्स में एग्जैक्टली करते क्या है ना। 1-1, 1.5 घंटे की अच्छी रिगरस मीटिंग्स चलती हैं, अभी तक 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और अच्छी बात यह है कि जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है कि वी आर हर्ड, जो भी हमारी बात है भाई हम वहां पे अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो भी हमारी बात है, और उसमें हमारी मुलाकात सचिन खेरा जी को तो सब लोग ही जान रहे होंगे, जो हमारे सीनियर अकाउंट मैनेजर हैं, और उनके साथ जो और भी डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल हम लोग नीतिका चड्ढा को देखते हैं ट्रेनिंग से, तो जो ट्रेनिंग के हेड हैं, जो मार्केटिंग के हेड हैं, जो कस्टमर सर्विस के हेड है, सभी सेगमेंट्स के जो हेड्स हैं उनको लेके
वहां पे पूरी मीटिंग्स होती हैं और सब लोग अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आगे एमवे में किया जा सकता है यूथ को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, और डेफिनेटली जो विमेन वाली मीटिंग होती होगी उसमें विमेन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको मेनली आज यही बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि एमवे का बहुत ज्यादा बड़ा विजन है फॉर A70, है ना। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल चुके हैं और बहुत अमेजिंग आइडियाज वहां पे निकल कर आते हैं जब अलग अलग लोग अपनी अपनी टीम्स के बात रखते हैं। कुछ ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो मे बी लोग फील्ड पे फेस कर रहे हो, है ना। तो अभी जो हम लोगों का जो एक सबसे बड़ा मोटो जिसपे सब काम कर रहे हैं वो ये है कि बहुत बार जब हम यूथ में अप्रोच करते हैं तो एक क्या ओपिनियन निकल के आती है कि हाँ मेरी मामी ने किया था, है ना, मेरी चाची ने किया था। तो बेसिकली एमवे सबसे पहले तो अपनी एक ब्रांडिंग जो एक नेम है उसको भी चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि हम में भी क्रिकेट के थ्रू उतरे, कोई ऐसी चीज के थ्रू उतरे जो यूथ बहुत पसंद करता है, राइट। सो ऐसे बहुत सारी मतलब नॉट वन बट उस मीटिंग में रह के बहुत मजा आता है कि वाओ हमारे बिजनेस के बारे में कोई इतना सोच रहा है, राइट। और बहुत मजा आता है ये देख के कि इतना सारा कुछ होने वाला है अभी आगे आने वाली चीजों में। बहुत छोटी से छोटी, फॉर एग्जाम्पल कोई पिन कोड एडेड है कि नहीं, इस बात से लेके, है ना, और बिजनेस में आगे कहाँ तक क्या हो सकता है, कौन सी चीज हमें कैसे करनी चाहिए, वो सारी ही चीजें बहुत ही फाइनली डिस्कस होती हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो कितना स्मूथ है या उसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, असेसमेंट जो हम लोग ADR ADS वाला लेते हैं वो कितना अच्छा है, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो हर छोटी से छोटी बात का बहुत ही डीप और अच्छा डिस्कशन होता है। तो ये एक बहुत बहुत अमेजिंग चीज है और मैं सभी लोगों से कहूंगी कि जरूर अपना एक ड्रीम बनाइए कि आप भी एक इस तरह से इस काउंसिल को रिप्रेजेंट करें, आप भी वहां तक पहुंचे, क्योंकि बहुत मजा आता है। बिकॉज अगेन यू आर द लीडर, राइट, वी आर द लीडर्स। दूसरी एक चीज बहुत अच्छी हुई जो काउंसिल से हटके थी कि मेरा नाम सचिन जी ने नॉमिनेट किया फॉर वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट, है ना। सो बेसिकली आप सभी जानते होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एमवे का ऐप है या एमवे की वेबसाइट है, तो ऐसा नहीं है कि ये एमवे ही डेवलप करेगी, राइट। हम किसी कंपनी को आउटसोर्स करेंगे और वो इसको डेवलप करके हमें देगी। तो एक दिन मेरी अभी फ्राइडे को पूरी 2-2.5 घंटे की एक कॉल चली, कॉल मतलब क्या, पूरी जूम पे एक प्रॉपर इंटरव्यू चला जिसमें वहां की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से कॉल आया, है ना। और तो उस कॉल में उन्होंने पूरी की पूरी चीज समझने की कोशिश करी कि हमें अभी की जो वेबसाइट है और जो ऐप है वो कैसी लगती है। तो बहुत ही सारे ऑनेस्ट डिस्कशंस हुए कि कहाँ पे हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं। तो कुछ बहुत अच्छी हमने कुछ डिस्कशंस निकाले, कुछ पॉइंट्स निकाले और मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ चीजें शेयर करूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो चीजें मैं शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल कल ही हमारे ऐप में होने वाली है, राइट। जैसे मेरे साथ उन्होंने डिस्कशन किया वैसे बहुत सारे अलग अलग लीडर्स के साथ डिस्कशन किया और फिर उसके बाद डेफिनेटली एक जो कॉमन कंक्लूजन निकलेगा उससे कुछ निकल कर आएगा। बट अगर किसी के पास भी कोई बहुत अच्छे सजेशंस हो तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो मेन मैं आपको ये कन्वे करना चाहती हूँ कि यस वी आर बीइंग हर्ड, है ना। जो भी हम करना चाह रहे हैं, जो भी हम कहना चाह रहे हैं वो सुना जा रहा है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई भी अच्छे सजेशंस हो जो आपको लगता हो कि यस दिस कैन ब्रिंग अ चेंज, वो हम डेफिनेटली डिस्कस एक बार कर सकते हैं। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। सो एक दो चीजें जैसे मैंने उन लोगों को सजेस्ट करी और उन लोगों ने बोला कि हम कर भी सकते हैं, है ना। मैंने कहा कि हम ऐप को 2 डिफरेंट एप्स बना सकते हैं, कस्टमर्स के लिए और ADRs के लिए, राइट, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है और जो हम बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए ADS के लिए जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट। प्लस हम मे बी जब हम बिजनेस ओनर्स अपना स्क्रीन खोलते हैं, ऐप खोलते हैं, तो हम एक कस्टमाइज्ड डेस्कटॉप बना सकते हैं, राइट। हम एक कस्टमाइज डेस्कटॉप बना सकते हैं जहां पे हम अपनी LOS देखना चाहते हैं, कि हम PC लिस्ट देखना चाहते हैं, कि हम ऑर्डर हिस्ट्री देखना चाहते हैं ना, उसको हम खुद से कस्टमाइज कर सके जिस तरह से हम अपने फोन का वॉलपेपर कस्टमाइज कर पाते हैं, राइट। इसके बाद थर्ड एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आई जो वो लोग करने के प्रोसेस में है कि अभी फॉर एग्जाम्पल हमने किसी के साथ डेली शेयर किया, ठीक है, 120 टैबलेट्स और डेली यानी कि वो 4 महीने का है, राइट। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें याद रखना पड़ता है कि 4 महीने बाद वो
डेली उसका खत्म होगा एंड मे बी वी हैव टू इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कस्टमर तो हमें उनको रिमाइंड करना पड़ता है। तो वी टॉक्ड अबाउट कि हम क्यों ना ऐप में कोई ऐसा नोटिफिकेशन कर दें, प्रोडक्ट की एक साइकिल कर दें कि मे बी 10 days और 15 days बिफोर एक रिमाइंडर आने लग जाए, राइट। हम एक विश लिस्ट ऐड कर सकते हैं, राइट। एक कस्टमर फेवरेट लिस्ट की कभी कभी क्या होता है, हमारा बजट कंस्ट्रेंट होता है, तो हम इस महीने कुछ चीजें ऐड करना चाहते हैं, कुछ चीजें हम अगले महीने चाहते हैं, तो अगले महीने वाली चीजों को हम कार्ट में डाल सकते हैं, राइट। फीडबैक ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे आई एम श्योर अगर कोई भी कभी नाइका पे, मिंत्रा पे कोई चीज लेता होगा तो उसने देखा होगा कि हम एक बार जरूर नीचे रिव्यूज स्क्रॉल करते हैं ना कि इस प्रोडक्ट को लेके क्या रिव्यूज हैं, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो आप मेरी बातों से बस ये समझ पा रहे होंगे कि बहुत कुछ हो रहा है, राइट। लेकिन एट द एंड दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अभी मैं एक दिन राजेश सर से भी इस बात को डिस्कस कर रही थी, मनोज सर से भी डिस्कस कर रही थी, तो हम लोगों ने एक बात करी कि लेकिन होता क्या है ना, ये सब बातें सुनने के बाद हमें क्या लगता है कि हम ये चाहते हैं कि बिजनेस बहुत इजी हो जाए, राइट। तो जो एमवे का पर्पस है वो ये नहीं है कि हम लोग चीजों को बहुत इजी बना दें, क्योंकि अगर सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा तो शायद कोई मजा ही नहीं आएगा, राइट। ऐसे तो हमें तो लगता है कि अरे बिल्कुल ये एडीआर एडीएस भी नहीं होना चाहिए, 7 दिन का प्रोसेस भी नहीं होना चाहिए, 5,000 रुपए भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक तरफ तो हम ये चाहते हैं, तो मेरा मतलब ये है कहने का कि इन सारी बातों का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ बहुत इजी बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब लोग हमारे बिजनेस में आए तो वो एक प्रोसेस के थ्रू आए, है ना, वो एक ऐसे चीज के थ्रू आए कि यस लगे कि यस वो बिजनेस के लिए सीरियस है, राइट। बट यस वी वांट कि जो सच में इस बिजनेस के लिए सीरियस है वो स्मूथली काम कर सके। तो जितना भी काम हो रहा है वो इससे ज्यादा हमारी स्मूथनेस के लिए हो रहा है। तो मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि जब भी कोई अपने सजेशंस दे तो ये जरूर सोच के करे कि ऐसा तो नहीं है कि हम बिजनेस को बहुत आसान बनाना चाह रहे हैं कि हर कोई कर ले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर कोई नहीं करेगा, राइट। और अगर हर कोई करेगा तो फिर वही बात है कि मजा कैसे रहेगा, राइट। एंड सेकेंड चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बात एक बार पार्थो बोस एक डायमंड है, उन्होंने ये बात कही थी कि इन सारी बातों के साथ साथ सिर्फ एक चीज जरूरी है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है और ये सब कुछ दिस इज लाइक चेरी ऑन द केक, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि वी शुड हैव द केक, राइट। ये सब कुछ केक नहीं है। व्हाट डू आई मीन टू से इज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेटवर्क। लोग 6 प्रोडक्ट के साथ भी डायमंड गए हैं और हम लोग को मे बी 600 प्रोडक्ट के साथ भी डायमंड जाने में दिक्कत है, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेटवर्क। जस्ट लाइक कि फॉर एग्जाम्पल Amazon है, राइट। और Amazon बहुत एक्साइटेड होगा अगर फिलिप्स आज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। क्यों? क्योंकि Amazon के पास नेटवर्क है, राइट। फिलिप्स जैसे ही अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके Amazon के प्लेटफॉर्म पे डालेगा तो Amazon की बहुत सारी सेल हो जाएगी। लेकिन अगर आज Amazon के पास नेटवर्क ही नहीं है तो अगर फिलिप्स ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया भी तो उसके लिए सो वी आर लाइक Amazon। तो हमें बहुत एक्साइटेड रहना है क्योंकि अगेन बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, अपना नेटवर्क। वी हैव टू बेक दैट केक सो दैट वो जितनी भी चेरीज ऑन द टॉप एमवे ऐड कर रही है हम उसका बहुत बेनिफिट उठा सके, उसको बहुत इंजॉय कर सके। और अगेन वी आर वेरी एक्साइटेड जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन उनसे बहुत कम प्रोडक्ट्स में भी लोगों ने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्ड किए हैं। सो ऑल वी नीड टू डू इज फोकस ऑन द नेटवर्क पार्ट बिकॉज नेटवर्क इज द रियल वर्थ, आई सपोज, राइट। सो आई गेस विद दिस आई एम डन एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू। Wow, amazing Riya, amazing talk. You are always awesome. और फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए दोस्त ये बिजनेस है और बिजनेस में सबसे ज्यादा हम किसी चीज को कितनी बढ़िया से रख सकते हैं, है ना। और एमवे हमारा बिजनेस है, इसके प्रोडक्ट्स हमारे हैं और इस बिजनेस के 2 पार्ट हैं। एक एजुकेशन सिस्टम है हमारा और एक एमवे हमें देता है, पेट्रोल वाइट के थ्रू देता है। लेकिन हम किसी चीज को कितनी बढ़िया से आपके सामने परोस सकते हैं और इसको देखने का तरीका है कि यही कारण है कि हमें हमारे टेलीविजन पे या किसी चीज पे हमेशा ऐड आते रहते हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा देते हैं। और कहा ही जाता है कि बिजनेस मीटिंग टू मीटिंग, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बढ़ता है और एमवे बहुत सारा प्रयास कर रही है, अपने बहुत सारे रेंजेस ला रही है। तो इन चीजों को बताने के लिए मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूँ, बहुत ही हार्ड वर्किंग कपल है, अपनी लाइफ में बहुत ही सफल है और एक महारत्ना कंपनी में वो
मैनेजर हैं और वाइफ उनकी टीचर हैं और 2 छोटे-छोटे प्यारे बच्चों के साथ इस बिज़नेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों की जोरदार तालियों से बुलाना चाहूँगा मनोज जी सर एंड प्रियंका मैम को। ओके, थैंक यू रवि जी और सुनीता भाभी जी। ओके, थैंक यू भाभी भैया। और मैं प्रियंका यादव, बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और अपने हस्बैंड और 2 प्यारे बच्चों के साथ हम ये बिजनेस बहुत ही पैशनेटली एज ए कैरियर बिल्ड कर रहे हैं। एंड माई सेल्फ मनोज यादव और बाय प्रोफेशन में एक महारत्ना कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि मैं अपना वीडियो थोड़ा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए कि हम फैमिली के साथ जस्ट मूव किए थे प्लांट से। आज मैंने बुलाया था इन लोगों को, साथ में हम मूव किए थे घर के लिए और मेरी गाड़ी खराब हो गई। और क्योंकि गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है तो उसको टोचन करके जस्ट एक शॉप पे कर दिया और अपने ऑफिस की गाड़ी बुला करके हम लोग रास्ते में जस्ट अभी शुरू किए थे जाना। तो चूंकि ये बिजनेस है और नॉर्मली हमने पहले भी बात की है चैलेंजेस के बारे में, तो सीधी बात है या तो चैलेंजेस को हम चैलेंज मान करके रुक जाएं या उस चैलेंजेस को ओवर करके कम करके आगे बढ़ जाएं। तो इसी वजह से हमने कहा कि नहीं, पार्ट को हम ये नहीं करेंगे, आगे पोस्टपोन नहीं करेंगे। अगर हमारा पार्ट है तो उसको हम कवर करेंगे। तो लेट अस मूव ऑन आवर पार्ट। और थैंक्स टू अनुराग सर और नीलम मैम आज के पार्ट को देने के लिए। तो हम शुरू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया है, हम लोग वेट करते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ ये सर आपकी आवाज आ रही है। हम लोग रास्ते में, थोड़ा रिमोट एरिया है तो नेटवर्क का इशू हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। कोई नहीं सर। तो जी हम सर। लोग बात करते हैं ना, प्रमोशंस की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जी, अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी बिजनेसमैन से तो हम देख सकते हैं कि कभी भी बिजनेसमैन जो है ना अपने प्रोडक्ट का हाईएस्ट लेवल पे प्रमोशन करता है। तो हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं प्रमोशन के लिए, जो कि हम बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली हम प्रमोशन करेंगे। और जो हमने लीडर्स से, जो सक्सेसफुल लीडर्स है, यही सुना हुआ है कि हाईएस्ट प्रमोटर्स आर बिगेस्ट बिजनेस बिल्डर्स। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जितना ज्यादा हम प्रमोट करेंगे उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा। अब बात रहेगी कि प्रमोशन हम कब कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जब हमारे अंदर ओनरशिप होगी। और ओनरशिप कब होगी? जब हमारा ड्रीम स्ट्रांग होगा और इतना स्ट्रांग होगा कि उसको करने के लिए हम सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम देखेंगे प्रमोशन में हमको करना क्या क्या है, किन किन चीजों का प्रमोशन करना है। सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो आता है खुद का प्रमोशन। अब यहाँ पे ये लग रहा होगा कि खुद का प्रमोशन का मतलब है कि बहुत सारी बातें हम अपने बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं है। खुद के प्रमोशन में क्या क्या आएगा उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। खुद के प्रमोशन में चूंकि आज की डेट में हम लोग बात करें तो ये बिजनेस डिजिटल है और डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग को लगता है कि ये बिजनेस तो घर से ही करना है, तो जैसे होगा वैसे चलेगा। तो उसमें ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर हम इस बिजनेस को इतना बड़ा किसी को बता रहे हैं, अगर इतना बड़ा बिजनेस है जिसको कि हम समझ पाते हैं, तो इसका मतलब कि हमें दिखना भी चाहिए कि हम बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाली बात यहाँ पे आती है अपने लुक्स पे, अपने ग्रूमिंग्स पे। और हमें दिखना चाहिए कि हम एक प्रोफेशनल है। कभी ये नहीं लगना चाहिए कि घर में है तो हम जैसे भी जिस भी पोजीशन में टी शर्ट पहन लिया या कुछ भी पहन करके हम बैठ गए हैं और जस्ट हम प्लान दिखाना शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स, देखने वाली बात यह है कि अगर हम बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो खुद को हाईएस्ट लेवल पे प्रमोट करेंगे, जिसमें कि ये लुक्स का हमने बात की। उसके बाद हमारा प्रमोशन कैसे होगा? अगर हम अपनी सेल्फ इमेज को हाई रखेंगे, सामने वाले से जब बात कर रहे होंगे हाई सेल्फ इमेज के साथ बात करेंगे, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपके साथ अट्रैक्ट होगा। मतलब आप अपने आप को वहां भी प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा इस बिजनेस के प्रति जो फेथ है, वो ऑटोमेटिकली सामने वाले के सामने प्रमोट हो जाएगा। हम प्रमोट हो रहे हैं मतलब हमारा बिजनेस प्रमोट हो रहा है। तो एक तो पहला पार्ट हो गया खुद का प्रमोशन। दूसरा, प्रोडक्ट्स का प्रमोशन। क्योंकि हम प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हैं तो बिना प्रोडक्ट्स के प्रमोशन से हम क्या है, आगे नहीं जा सकते। प्रमोशन कब कर पाएंगे प्रोडक्ट्स का? जब हम खुद
यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो हम फील कर पाएंगे, उस केस में हम प्रमोशन कर पाएंगे। इसके साथ हम लोग अपनी टीमों में प्रमोशन को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी कोई टीम अभी न्यूली ज्वाइन होती है तो उनके साथ पहला हमारा काम होता है 10 प्रोडक्ट का डेमो। तो अल्टीमेटली वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद ऑफर्स, जो भी ऑफर्स आते हैं उसको प्रमोट हम लोग करते हैं। जिस तरीके से अगर हम आज की बात करेंगे, बहुत सारे ऑफर्स हमारा पहले या दूसरी तारीख को हर महीने आ जाता है, तो फ्रेंड्स उसी दिन से हम लोग प्रमोट करना शुरू करते हैं। और आज के ऑफर्स की मैं अगर बात करूं तो हम लोग इतना बेहतरीन ऑफर हमारे सामने इस समय है, जैसे कि होम केयर को देख पा रहे होंगे हम लोग आज की डेट में, कि अगर आप सपोज करिए कि किसी भी मतलब होम केयर के प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, 1-1 लीटर की बोतल को ऐड करते हैं, तीसरा हाफ लीटर ऐड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस भी रेंज में आप जाते हैं उसके हिसाब से उसका डिस्काउंट होकर के आपको मिल जाता है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि 54% जो बिजनेस कवर है हमारा न्यूट्रीलाइट से है एमवे में। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रीलाइट का अगर कोई प्रमोशन आया हुआ है, अगर उसको हाईएस्ट लेवल पे हम अगर ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा पीवी बड़ा होगा। जैसे आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से अच्छा ऑफर मुझे नहीं लगता कि कोई आज की डेट में प्रमोट करने के लिए है। अगर उसको हम प्रमोट करते हैं तो कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, जिसमें कि 200 ग्राम का प्रोटीन पाउडर 1 केजी के साथ मिल रहा है फ्रेंड्स। और मैं अगर आज तक की बात करूं तो 7 प्रोटीन पाउडर में रिटेल करा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑफर। उसके बाद मैं बात करूंगा मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार्स की बात करूंगा। आज की मीटिंग्स जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं डिजिटल मीटिंग्स हो रही हैं, तो इन मीटिंग्स को भी जितना ज्यादा हम प्रमोट करेंगे उतना ही ज्यादा लोग आएंगे, उतना ही ज्यादा एसोसिएशन उनको मिलेगा, उतना ही ज्यादा उनका फेथ बढ़ेगा। मैं बात करूंगा 2 ऐसी मीटिंग्स की जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर हूं, जिसमें एक फंक्शन आता है और सेमिनार आता है। बहुत ही जल्दी हम लोग इन फंक्शन और सेमिनार को देख पाएंगे, जो कि जो सेमिनार होता है जिसको हम बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार बोलते हैं, बीबीएस बोलते हैं, और वो 6 होता है साल में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस बात को लेकर के हैं कि जैसे वो सेमिनार्स ओपन होगा ना, और उसके बाद जब हम लोग उसमें जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो हमारी टीमों में अभी आए हैं, शायद वो जिस तरीके से इस बिजनेस को समझ पा रहे होंगे बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर उस सेमिनार में जाएंगे तो उनको एक फीलिंग आ जाएगी कि इतना बड़ा बिजनेस के साथ हम एसोसिएटेड है। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो आपका फंक्शन आता है जिसमें 2 बार रहते हैं, एक एफईडी होता है, फ्री इंटरप्राइज डे, जिसकी की वीडियोज आप लोग देखते हैं, और दूसरा होता है हमारा सक्सेस सेमिनार जो कि समर में होता है, और जो ये फंक्शन होता है हमारा, ये आपका एफईडी होता है, वो विंटर में होता है। और फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ उसमें जाने के बाद ना टोटली पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। वो लोगों की भीड़, वो लोगों की लाइनें, बहुत सारी चीजें जिसको कि हम बता नहीं सकते आपसे, आप फील करके समझ पा रहे होंगे। उससे भी बढ़िया क्या होता है, जब हम जर्नी कर रहे होते हैं ना, रास्ते की जो जर्नी होती है उस एफईडी को अटेंड करने के लिए वो भी आसम होती है। इस बात से आप समझ पाएंगे कि जितना ज्यादा इन चीजों को हम प्रमोट करेंगे उतना ही बड़ा बिजनेस बनाते हैं। इसके साथ साथ वीडियोज एंड ऑडियो, इनके साथ भी सेम चीजें हैं, जितना ज्यादा हम प्रमोट करेंगे उसी तरीके से बुक्स है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ब्रांड एमवे, जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा था, कार्तिकी जी ने कवर किया था, ब्रांड एमवे की बातें मैं कर रहा हूं, और सेम उसी उसमें हम लोग देख सकते हैं रिया जी ने कवर किया था, और आप लोगों को फीलिंग हुई होगी कि कितने बड़े ब्रांड के साथ हम लोग एसोसिएटेड है। अब मैं बात करूंगा आज की डेट में जो एमवे ने प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, वो है प्रोग्राम टीम न्यूट्रीलाइट और ब्यूटी अचीवर्स क्लब। फ्रेंड्स समझने वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर टीम न्यूट्रीलाइट में हम अगर हिस्सा लेते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले शुरू हुआ था तो लगा था कि जनवरी के बाद 12 मंथ्स की बातें हम लोग कर रहे थे कि जो जनवरी में क्वालिफाई कर गया वो उसके पास ऑप्शन नहीं है। फ्रेंड्स आज मैं बताना चाहूंगा, आज फिर से आपके पास ऑप्शन एक बार फिर से क्वालिफाई करने का ओपन है। अगर 200 पीवी आप करते हैं, चाहे टीम न्यूट्रीलाइट में चाहे ब्यूटी अचीवर्स क्लब में, तो फिर से आपको वही अपॉर्चुनिटी है 12 महीने। और उससे भी बड़ी बात, समझने वाली बात यह है कि अगर टीम न्यूट्रीलाइट के अंदर क्वालिफाई करते हैं तो सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर का सर्टिफिकेट मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात है, अपने नाम के आगे आप लगा सकते हैं और सर्टिफाइड आप हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, सेम उसी तरीके से सर्टिफाइड ब्यूटी एडवाइजर का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर फ्रेंड्स पता करेंगे, बहुत ज्यादा फीस वगैरह लगती है इन कोर्सेज को करके सर्टिफिकेट लेने के लिए। उससे भी बड़ी बात है, ऐसा ब्रांड सर्टिफिकेट हमको दे रहा है जो पायनियर है, एमवे सर्टिफिकेट हमको दे रहा है जो न्यूट्रिशन और ब्यूटी में पायनियर है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग आगे की बात करेंगे। रवि जी, अभी 5 मिनट का टाइम तो होगा? है सर, है। हेलो,
तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडिफिकेशन की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है प्रमोशन एंड एडिफिकेशन, तो दूसरा जो पार्ट है हमारा एडिफिकेशन। और एडिफिकेशन का जो लिटरल मीनिंग हम लोगों को फ्रेंड्स समझने वाली बात है। कई बार हम लोग एडिफिकेशन का मीनिंग हम लोग दूसरे तरीके से ले रहे होते हैं कि बहुत ही चढ़ा बढ़ा करके बातें करना, बहुत ही तारीफ करना, उस तरीके से हम लोग ले रहे होते हैं। तो इसको समझना है यहाँ पे। एडिफिकेशन का रियल जो मीनिंग है, टू एड वैल्यू टू समवन एंड समथिंग, इंसान के अंदर कुछ वैल्यू ऐड किया जाए या चीज के अंदर वैल्यू ऐड किया जाए, एडिफिकेशन रियल मीनिंग है। हमारे बिजनेस के अंदर कहाँ पे एडिफिकेशन किया जाता है, देखने वाली बात है, वो है अपलाइन का एडिफिकेशन, दूसरा है हमारा डाउनलाइन का एडिफिकेशन। इसके साथ साथ बाकी चूंकि लंबा टॉपिक हो जाएगा, वीडियोज, ऑडियो, बुक्स वगैरह के अंदर भी हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, वो लोग हम लोग बाद में बात कर लेंगे कभी। हम लोग अब बात करेंगे अपलाइन एडिफिकेशन की। अपलाइन एडिफिकेशन में कहाँ पे पार्ट आता है कि जब भी हम लोग बिजनेस में कोई ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करके थोड़ा दिन ग्रो करते हैं और वो ले जा करके जब उनका प्लान वगैरह शुरू हो जाता है, फिर अपने डाउन में किसी के साथ सिटिंग कराते हैं, मान लीजिए अपने अपलाइन लीडर्स की, तो वहां पे क्या समझना है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे या साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो बहुत इजीली समझ पाएंगे जिस बात को अभी मैं करने जा रहा हूँ। कि समझ करिए कि मैं ए हो गया और मेरे डाउन में बी है और सी के साथ वो मीटिंग करा रहे हैं, बी जो है, और तो जो हमारा एडिफिकेशन तो करना इंपॉर्टेंट, उसको देखने वाली बात है। क्योंकि जैसे ही वो एडिफिकेशन करेंगे तो वहां पे क्या होने वाली बात हो जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दो पॉइंट्स के बीच में जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तभी करंट फ्लो होती है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम एडिफिकेशन करने लगेंगे। और जब भी हम अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको ऊपर हम रख रहे हैं, हाई वोल्टेज पे रख रहे हैं, और जिससे मिलवा रहे हैं उनका जो भी वोल्टेज लेवल है वो उनसे कम पे है, तो ऑटोमेटिकली जो भी बातें वो कर रहे होंगे, इधर से उधर की तरफ उनका फ्लो होगा, अपलाइन से उस नए प्रोस्पेक्ट की तरफ फ्लो होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब एडिफिकेशन में एग्जैक्टली क्या करें, तो हमेशा जब भी एडिफिकेशन हम करेंगे अपलाइन का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एक तो उनकी प्रोफाइल, दूसरा अपने हिसाब से अपने अपलाइन से चेक करके कर सकते हैं, बट दो चीजों का हम बात करेंगे यहाँ पे, एक तो उनकी प्रोफाइल और दूसरा उनके टाइम की वैल्यू। दो चीजों का हमेशा हम ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे एडिफिकेशन उनका हो जाएगा। एक तो फ्रेंड्स कि हमारे डाउनलाइन ने मेरा एडिफिकेशन कराया, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाती है कि सेल्फ एडिफिकेशन। अपने को क्या करना पड़ेगा, सेल्फ एडिफिकेशन देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार उन्होंने मान लीजिए मेरा एडिफिकेशन कर मुलाकात करा दिया, तो हो सकता है कि हाई वोल्टेज वहां पे हुआ, सामने वाला नया वो सुन सकता है, लेकिन हमेशा वो क्यों हमें सुने, ये देखने वाली बात है। तो हमेशा वो तभी सुन पाएगा जब हमारे अंदर कुछ वैल्यू ऐड होगी। और सेल्फ एडिफिकेशन में क्या करना होगा, मुझे खुद के अंदर वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि मुझे हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना पड़ेगा। जब लर्निंग प्रोसेस में रहेंगे तभी हम उनको कुछ देने के लायक बन पाएंगे, और तभी हमारा क्या होगा, हायर वोल्टेज होगा, तभी करंट हम ट्रांसफर करा पाएंगे। ये तो हो गया अपने एडिफिकेशन में। दूसरा एडिफिकेशन आ गया डाउनलाइन का। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा कि डाउनलाइन का एडिफिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, समझने वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि जब भी हम लोग कमिटमेंट मीटिंग कर रहे होते हैं अपने टीमों के अंदर, मान लीजिए कि कोई आए हैं और उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो भी कमिटमेंट मीटिंग होती है, या अभी फॉलो प्लस कमिटमेंट मीटिंग हम लोग साथ में कर रहे होते हैं। उस केस में देखने वाली बात ये हो जाती है कि जो हमारे डाउनलाइन है वो किसी को मिलवाने के लिए आए हुए हैं, तो आगे चल करके ऐसा तो नहीं है कि सारा काम जो है हम ही अगर कर रहे होंगे तो इस बिजनेस में डुप्लीकेशन का कहीं मीनिंग नहीं हुआ। तो जो नए वाले प्रोस्पेक्ट आए हैं, जो मिलवा रहे हैं मुझे, वो उनको क्यों सबमिट करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो हमारा क्या हुआ वहां पे कि हम उनका एडिफिकेशन करेंगे, वहां पे अपने एग्जैक्ट जो इमीडिएट जो डाउनलाइन है उनका एडिफिकेशन इसलिए करेंगे कि उनको आगे चल करके सुने। उस एडिफिकेशन में हम क्या बताएंगे कि देखिए, जिनसे आप मिल रहे हैं ना, जो हमसे आपको मिलवा रहे हैं ना, ये हमारे बिजनेस के बहुत ही बड़े पार्ट को लीड करते हैं, और ये हमारे टीम के जेम है, और बहुत सारे लोग इनकी टीमों में आकर के इनकी हेल्प की वजह से बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन एक शर्त यहाँ पे आती है कि अगर जो भी अभी आपको बताया गया, जो कमिटमेंट मीटिंग में हम लोग बात करते हैं, जो भी आपको बताया गया है, अगर उस पार्ट को आप अपने हिस्से वाले पार्ट को अपने लेवल पे अगर करते हैं,
तभी ये जाकर के आपकी हेल्प कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली इनकी हमने वैल्यू ऐड की और ऊपर से उनको इस बात का एहसास करा दिया कि जब आप अपने हिस्से वाला काम करेंगे तभी जाकर के ये आपकी हेल्प करेंगे। एक तो ये हो गया डाउनलाइन के एडिफिकेशन का। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, डाउनलाइन के एडिफिकेशन में हम जो बात कर रहे थे कि वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं, इसका मतलब हो गया कि हम डाउनलाइन के माइंडसेट को भी आगे लेकर के जाना है। जब अगर डाउनलाइन के माइंडसेट को आगे लेकर के जाना है तो कुछ बातों का बहुत ज्यादा हम लोगों को ध्यान रखना होता है, जिसमें कि कहीं ऐसा ना हो रहा हो। मान लीजिए कई बार होता है हमारी टीमों में जब लोग आते हैं बढ़िया प्रोफाइल होती है और क्या होता है कि थोड़ी इनिशियल सक्सेस मिल जाती है और उस समय हम क्या करना शुरू कर देते हैं, प्रेज एक होता है वर्ड और दूसरा होता है ओवर प्रेज। कहीं न कहीं हम लोग क्या करते हैं कि ओवर प्रेजिंग न करना शुरू कर दें और उस केस में जब इंसान का ओवर प्रेजिंग शुरू हो जाता है तो वो लर्निंग जो है ना, लर्निंग कर। हेलो, आवाज आ रही है रवि? यस सर। हाँ, तो हाँ उस स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स कि वो लर्निंग करना जो है ना वो बंद कर देते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि बस अब यही था, जितना होना था कर लिया, अब तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, अपलाइन भी सारे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया है। लेकिन फ्रेंड्स देखने वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि हमेशा जितनी जरूरत है हेलो यस सर। हेलो, हाँ आ रही है आवाज सर, आ यहाँ रही पे है। देखने वाली बात यहाँ पे आ जाती है फ्रेंड्स कि जितनी जरूरत है उतना ही। आवाज कट रही होगी लग रहा। नहीं सर, आ रही है। अच्छा, नहीं बीच में आ रही एक्चुअली है। फोन आ रहा है ना, तो इसलिए। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जितनी जरूरत है उतना ही हमें करना। हमेशा लेस गिबलिंग जी इसमें बहुत क्लियरली बताते हैं, कभी भी प्रेज करना है लेकिन ओवर प्रेज नहीं करना। दूसरी बात वो हमेशा ये कह रहे होते हैं कि सामने वाला वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसा हम उसके लिए स्टेज तैयार करते हैं। तो इस बात का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों को ध्यान देना है कि हमेशा जो सामने वाले हैं, क्योंकि होता है ना टीम के अंदर डिसिप्लिन भी होता है। दूसरा एक बात को होती है कि जब भी हम उनको इस बात का एहसास हमेशा उनको होते रहना चाहिए कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, तभी वो लर्निंग के प्रोसेस में होंगे। एक तो ये है। दूसरा, कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि मैं सीनियर अपलाइन हो गया हूं और हमारी वर्किंग टीम है, मान लीजिए जो टीम हमेशा लगातार प्लानिंग कर रही है और काम कर रही है, उस केस में क्या होता है कि सपोज करें कि हमको डाउनलाइन में जाकर के बहुत वैल्यू ऐड करना है, लेकिन हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो होने वाला क्या है कि सपोज करें कि हमने मीटिंग की और उनके अपलाइन के साथ बहुत ज्यादा हम कम्युनिकेशन में नहीं है, बहुत सारे फीडबैक लेकर के हम वहां नहीं जा रहे हैं। तो जनरल हम ड्रीम और विजन पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स समझने वाली बात है कि हमारा जो टाइम है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरे पास अगर राइट फीडबैक होगा तो मैं शायद और अच्छे तरीके से वहां पे जाकर के वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो एज ए अपलाइन भी हमारा बहुत बड़ा रोल है कि हम इन बातों को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखें। और आई थिंक मैं समझता हूं कि मेरा पार्ट अब खत्म होगा। बस मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा अपने इमीडिएट अपलाइन को, और वी आर ब्लेस्ड टू हैव देम इन अवर लाइफ कि मैं उनकी वजह से, हम लोग बिल्कुल उनकी वजह से, हमारी पूरी टीम उनकी वजह से ग्रो कर पा रही है, राजेश और मनीषा भाभी। और मैं चाहता हूं कि हर किसी को ऐसे इमीडिएट अपलाइन मिलते रहे कि ताकि सारा मेंटरिंग से लेकर के सब कुछ उनके साथ हो रहा हो। इतनी चीजें रिसर्च करके लेके आते हैं जिनकी वजह से हम ग्रो कर पा रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कर पा रहा है। थैंक्स और बैक टू होस्ट। थैंक यू, सैल्यूट टू योर पैशन सर। आप हम लोग चूंकि साथ भी रहे हैं और अच्छे मित्र हैं तो ये सारी चीजें हम लोगों ने साथ साथ देखी हुई भी है, और आपके जो प्रायोरिटीज है इसको भी सैल्यूट करेंगे हम। और अगेन आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सब लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं और करेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली हैं संतान तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। अभी भी सर थोड़ा समय बचा है और बिना सर को सुने हुए कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, तो आप लोगों की जोरदार तालियों से बुलाना चाहेंगे हम सब लोगों के मेंटर और जिनसे हम सब सीख रहे हैं, अनुराग सर एंड नीलम मैम। सबको नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।
और जैसा कि सभी लोग यहाँ जानते होंगे, मुझे लगता है कि सभी लोग इतने पुराने हो चुके हैं कि उन लोगों को जरूर नाम से कम जरूर जान रहे होंगे। नीलम कपूर, बाय प्रोफेशन बेसिक एजुकेशन में टीचर हूँ और पिछले 10-11 सालों से बहुत ही पैशनेटली इस पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और यदि आज की मीटिंग की बात करें तो सच में मतलब नो वर्ड्स कहाँ से शुरू करें। विनय प्रीति, और शायद ये टॉपिक मैंने ही सर को कहा था कि हम लोग ये मैं विनय प्रीति के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ कि इन लोगों ने कैसे अपने बिजनेस को इतनी जल्दी चार्ज लिया है, खुद से इतनी जल्दी से चीजों को समझा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मनोज जी ने बहुत ही बढ़िया अपने अपलाइन के मेंटरिंग के को बहुत ही सुंदर तरीके से आइडेंटिफाई किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो लेने वाला है उसका घड़ा कितना खाली है, वो कितना लेने के लिए तैयार है। तो वो मेरे ख्याल से वाइस वर्सा है, दोनों तरफ देने वाला और लेने वाला जब दोनों इक्वल फुट पे है तो मुझे लगता है शायद विनय प्रीति के अपलाइन आर्यन अर्चना भी उतना ही बढ़िया उन्होंने दिया और उतने ही अच्छी तरीके से उन्होंने चीजों को लिया है। और ऊपर से मनोज, प्रियंका, राजेश, मनीषा तो थे ही, तो सभी लोगों ने कार्तिकी तो मुझे लगता है वो सारे डेटास पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाती है। और सच में थैंक यू कार्तिकी, क्योंकि पूरी टीम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, पूरी टीम को एक होप मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोगों के मन में अजीब से कभी हम किसी को प्लान दिखाते हैं, लोग कुछ बोल देते हैं और तो हम लोगों के मन में एक थोड़ा सा डगमगाहट आने लगती है, थोड़ा अविश्वास आने लगता है। पर जब कोई व्यक्ति इतना, क्योंकि हम लोगों के अपलाइन भी हमेशा बताते थे कि फैक्ट्स में ओपिनियन और फैक्ट में बहुत डिफरेंस होता है। ओपिनियन किसी की कुछ भी हो सकती है ना, कोई कुछ भी कह सकता है। मैंने सुन लिया कि मैंने किसी भी चीज के बारे में सुन लिया कि नहीं नैनीताल में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, मैंने सुन लिया, मुझे किसी ने आके बता दिया ये बात। तो अब ये मैम अब एक तरीका तो ये है कि मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरा चाचा है, तो मुझे मान लेना चाहिए कि वो वहां बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। लेकिन क्या है, यदि मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको गूगल करूं, मैं उससे या व्यक्तिगत वहां जाकर के देखूं कि ये बात सच है कि नहीं। तो कार्तिकी ने जितनी चीजें प्रेजेंट करी वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ पेश करी, तो वाकई बहुत ही ये पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा होप की चीज है। वंस अगेन ऑलवेज मनोज, रिया के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर थोड़ा लगेगा कि पार्शल हो गई हूँ। और मनोज प्रियंका तो मेरी टीम के शायद, जो अभी मनोज ने वर्ड यूज किया कि दे आर जेम्स ऑफ आवर टीम, और पूरी टीम उनसे बहुत सीखती है, उनके पैशन को, उनके डेडिकेशन को। और जो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है आज मंडे की मीटिंग में कि लोग इतना, मैं देख पा रही हूँ जितने लोग, प्रशांत जागृति को मैं देख रही हूँ सामने, इतना मतलब पैशनेटली एकदम कॉपी पे ले करके, मैं भी प्रियंका और विनय प्रीति की बात को पूरा मैंने नोट्स बनाया, कार्तिकी की बातों का पूरा नोट्स बनाया, तो कितना अच्छा फील आ रहा है। इस एज में कहाँ पढ़ाई कहाँ लिखाई, सिर्फ मोबाइल है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। तो बहुत अमेजिंग टीचिंग है। नाउ ओवर टू सर, टाइम बहुत कम है, 6 मिनट है मेरे पास। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत मजा आ रहा है। और जैसे अभी नीलम कह रही थी कि मतलब आज की मंडे मीटिंग हम क्या बताएं, तो हमको लगता है कि शायद ये किसी भी मीटिंग को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर मीटिंग अपने आप में, हम लोग बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बहुत सारी क्रॉस लाइन की मीटिंग्स या बहुत अपलाइंस की मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन अपने आप में जो मंडे मीटिंग का एक अलग तरीके का हिसाब चल रहा है ना, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन। एक तो सबसे बड़ी रीजन होता है, मैं आपको बताऊं, अगर आप इस चीज को महसूस करें, आप किसी शादी में जाते हैं जहां पर सिर्फ आप फॉर्मेलिटी में जाते हैं, जहां पर आप बहुत सारे लोगों को जानते नहीं है, वो शादी कितनी भी अच्छे स्टैंडर्ड की हो, लेकिन आप वहां पे वो एंजॉय नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि बस ठीक है, बस आपको फॉर्मेलिटी में जाना है, खाना है, व्यवहार देना है, आ जाना है। लेकिन जो शादी कम बजट की भी हो, लेकिन वहां पर आपके बहुत सारे अपने लोग हो, तो वहां पे आप ज्यादा एंजॉय करते हैं। इस मंडे मीटिंग को हम लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी खुद की ऐसी टीम है जहां पे एक दूसरे को लोग सबमिट करते हैं। क्रॉस लाइन होने के बावजूद भी कहीं मनोज रवि को सबमिट करते हैं, कहीं रवि मनोज को सबमिट करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन एक दूसरे को सबमिट करते हैं। हम लोग हर लेवल पर सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो आज की मीटिंग में जब विनय प्रीति बात कर रहे थे, जब कार्तिकी बात कर रही थी, जब मनोज जी बात कर रहे थे, जब रिया बात कर रही थी, तो मुझे एक किताब की 2 लाइनें याद आ रही थी। वो बहुत मैंने सोचा कि लाओ जल्दी से उसके पॉइंट नोट कर लूं, नहीं तो मैं भूल ना जाऊं। तो मैंने 2 पॉइंट नोट किए। एक किताब में लिखा हुआ था
ये जिंदगी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और इस बात को रिया ने अभी कोट भी किया लास्ट में कि हमारा जितना बड़ा नेटवर्क होगा तो हम एमवे की बजाय अमेजॉन, एक तरह से चलते फिरते अमेजॉन बनेंगे, हमारा जितना बड़ा नेटवर्क। तो इस मीटिंग से रिलेटेड और उस टॉक से रिलेटेड मेरे पास 2 लाइनें हैं बात करने की। द फर्स्ट लाइन इज कि अगर जिंदगी में हमको सक्सेसफुल होना है तो हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हम केवल सोचते हैं कि मतलब हम अकेले हैं और सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ये कभी अलग से लंबा टॉपिक हो जाएगा कि सक्सेसफुल होने की परिभाषा क्या है, सक्सेस होने की परिभाषा क्या है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन उस किताब की ये 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जिंदगी में अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए। और जब कभी भी आप ये 2 लाइनों को अगर याद करके कहीं किसी जेंट्री में कोट करें ना, तो बहुत मजा भी आता है। और उससे कहिए कि उस बुक में दूसरी लाइन जो लिखी थी वो इससे भी ज्यादा अमेजिंग। इसी लाइन से जुड़ी हुई दूसरी लाइन ये थी कि उस नेटवर्क के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन होने चाहिए। ऐसे आदमी को लगता है कि भाई हमारा नेटवर्क है तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हम ही होने चाहिए, लेकिन उस किताब में लिखा था कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके नेटवर्क में आपसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग जब आपके नेटवर्क में होंगे, तब आपके नेटवर्क की ग्रोथ जो है वो ऊपर की ओर जाएगी। अगर आप अपने नेटवर्क के सबसे पढ़े लिखे लोग होंगे तो रोज आप परेशान रहेंगे। आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, लेकिन आज वहां का सुपरवाइजर भाग गया, आज वहां का वर्कर भाग गया, आज वहां का इलेक्ट्रीशियन भाग गया, और आप रोज परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप अंबानीज को देखिए, टाटा जी को देखिए, बड़े बड़े लोगों को देखिए, उनके नेटवर्क में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए महीना कमाने वाले अलग अलग प्रोफाइल के इंजीनियर्स, अलग अलग प्रोफाइल के डॉक्टर्स, अलग अलग प्रोफाइल की चीजें उनके पास है। अब टाटा जी को देखिए तो एक उनका बॉम्बे में एक खराब बीमारी का इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, तो टाटा स्टील भी चल रही है, तो ट्रक भी चल रही है। डिफरेंट प्रोफाइल के लोग, जो डिग्रीज टाटा जी के पास नहीं है, उनके नेटवर्क में वो लोग। तो जब मैं आज सुन रहा था तो ये बातें हम लोग कभी पढ़ा करते थे तो हमको लगता था क्या मेरा भी ऐसा नेटवर्क होगा जहां पे बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होंगे, इतनी एनर्जी से भरे हुए लोग होंगे। जैसे आज मनोज जी बात कर रहे थे ना, तो वो मतलब वीडियो ऑन था या नहीं ऑन था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मोबाइल स्क्रीन से, लैपटॉप स्क्रीन से उनकी एनर्जी निकल करके बाहर आ रही। वो जो एनर्जी लेवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 बातें ये हुई। और तीसरी बात मुझे याद आ रही थी, जो कि बिजनेस में लोग सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि बिजनेस में कई साल से टिके हुए हैं, लेकिन बिजनेस में वो लेवल पे सक्सेस नहीं मिल रही। उसके पीछे उस किताब में एक लाइन लिखी थी, ये मतलब डिफरेंट बुक्स हैं, याद आ गई मौके पे तो बात कर रहे हैं। उस बुक में लिखा हुआ था, आपने कभी देखा होगा हाईवे पे कि जो व्हीकल से दब करके कुत्ते ज्यादा मरते हैं या बिल्ली ज्यादा मरती है? तो हमेशा एक बात समझ में आती है कि कुत्ते ज्यादा मरते हैं, बिल्ली को मरते हुए किसी ने नहीं देखा कि हाईवे पे ट्रक से दब के बिल्ली मर गई, गाड़ी से दब के बिल्ली मर गई। क्यों? क्योंकि बिल्ली को कभी आपने ना बीच में खड़े होकर के ये नहीं देखा होगा कि बिल्ली कंफ्यूज है कि मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं। वो एक बार में भागती है तो इतनी स्पीड से भागती है कि वो आपको संभलना है तो समझ लो, एक बार अगर एक्शन लेती है तो इधर से उधर तक सीधे भागती है। कुत्ता 20 सड़क पे कंफ्यूज रहता है, वो कई बार इधर मुंह करके 2 कदम इधर चलेगा, कभी 2 कदम उधर चलेगा। हमारे बिजनेस में सक्सेस होने का, ना सक्सेस होने, सबसे बड़ा रीजन यही है, हम 2 दिन इधर चलते हैं और 2 दिन उधर चलते हैं। 2 महीना एक्साइटमेंट में होते हैं, 15 दिन फिर हमारा एक्साइटमेंट लो हो जाता है, फिर हम 2 महीना एक्साइटमेंट में होते हैं, फिर हमारा 15 दिन एक्साइटमेंट हो जाता है। शायद ये कुछ चीजों को अगर हम समझ पाएंगे ना, मतलब डिसीजन ले लिया, जैसे प्रीति जी ने कहा, विनय जी ने कहा, तो बहुत अच्छा लगा, हम पर डे डिसीजन ले। हम यही एक बात हमेशा कहते हैं, पर डे जब आप बेड पे जाइए ना, पर डे अपने डेली वर्किंग को, डेली बातों को जो किया है ना, वो केवल एमबे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात ऑफिस में हो सकती है, वो बात आप जब सड़क से पे सब्जी लेने निकले होंगे वहां हो सकती है। आपने पूरे दिन में किससे किस तरीके से बात की, आपने किन जगहों पे गलत किया, किन जगहों पे अच्छा किया, किस जगह पे किसी को अप्रिशिएट करके खुश कर दिया, किस जगह पे किसी को अपनी बातों से आहत कर दिया। इन चीजों की एनालिसिस जितनी अच्छी हम खुद कर सकते हैं ना रात में बेड टाइम पे, उतनी अच्छी एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। हमारा डे बाय डे पर नाइट हमारा ऐसा होता है कि हमारी आज की हुई गलती को हम कल सुधार सकते हैं, और आज की हुई अच्छाई को कल हम और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो एक
खुद का मास्टर, खुद का करेक्टर चेंज करने की बात होती है ना, वो खुद में ही चीजें जुड़ी हुई होती। तो कुछ ऐसे छोटे छोटी चीजों को करना है। डिसीजन एक बार ले लिया ना, तो रोज डिसीजन चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, पर डे हमें अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करना है। शायद कहते हैं ना, सिविल इंजीनियर्स बहुत ज्यादा जानते हैं, शायद कहते हैं कि वो 1 महीने तक हम सीमेंट के जो जुड़ाई होती है उसमें 1 महीने तक तराई मांगा जाता है, उसमें रोज हमें पानी डालने की जरूरत होती है। फर्स्ट 3 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट 7 डेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद 1 महीने तक वो लेती है। तो कहने का मतलब पहले 3 दिन में पहले जल्दी से जो डिसीजन लिया वो बहुत बढ़िया है, लेकिन लगातार 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 हमें अपने सपनों को मजबूत करते हुए चले जाना है, हमें अपने डिसीजंस को मजबूत करते हुए चले जाना है। और जो जिंदगी मिलने वाली है ना, उसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। आज ही मेरी राना जी से एक लाइन में चैट हो रही थी, और वो अभी मैं आपको दिखा तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतनी मजेदार थी। वो एक उनकी फोटो लगी हुई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ करके प्रोटीन और एक ग्लास में वो ले करके पी रहे थे, और वो उन्होंने लिखा था कि 20 साल पूरे हुए उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के, और जो वो फ्रीडम की लाइफ जी रहे हैं। तो मैंने उनकी कुछ फोटोज सेंड करी, फिर वो कुछ चैट हुई, और वो मजा आया उनसे फिर एक बार बात करके। तो मतलब वो जो लाइफ है ना, वो, और जो रिया अभी कह रही थी, बस एक लाइन और बात करके खत्म कर रहा हूँ, ना टाइम पूरा हो गया। रिया तो कह रही थी ना, ये बिजनेस आसान नहीं होना चाहिए, रियली ये बिजनेस आसान नहीं होना चाहिए, रियली लोगों को नो करना चाहिए। अगर ये बिजनेस आसान हो गया ना, तो आपको शू में पॉलिश करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपको घर में काम करने वाले वर्कर नहीं मिलेंगे, आपको आयरन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये बिजनेस है मास से क्लास में जाने का, ये बिजनेस है आम से खास बनने का, ये बिजनेस है 95% पॉपुलेशन से निकल करके 5% पॉपुलेशन में जाने का। अगर हम उसकी प्राइस नहीं पे करेंगे तो उसका मजा ही क्या है। छोटी छोटी चीजें हर दिन प्राइस पे करनी पड़ती है। हम लोगों का एक जीआईसी का 12th का एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आज कल मैसेज एक आया कि सारे फ्रेंड्स जो है वो माघ मेला क्षेत्र में फलानी कचौड़ी की शॉप है, रात में 8:30 बजे सब लोग अपनी अपनी वाइफ के साथ जो है वहां पर एकत्रित हो, और हम लोग अब जो है कोविड के बाद जो है वो एक गेट टुगेदर कर रहे हैं। वो दिल तो मचला कि अरे यार, सब फ्रेंड्स मिल रहे हैं, जीआईसी वाले 12th वाले फ्रेंड्स मिल रहे हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उस तरह की गेट टुगेदर के लिए बहुत सारे जो बाहर भी है 100-200 किलोमीटर, वो भी पहुंच रहे होंगे। तो लगा, लेकिन तुरंत अपना मन मारा, मैंने कहा नहीं यार, हमने उनको एक मैसेज दिया और अपने साथ में एक फोटो डाल करके, नहीं यार, हम लोगों का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आज कर्म प्रधान है, कर्म रोक रहा है, क्योंकि इस मीटिंग को हम पिछले 10 साल से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हम इस पार्टी में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं आज आप लोगों के साथ। उस पर भी एक कमेंट आए कि अरे यार छोड़ो, आ जाओ, ये करो वो करो, लेकिन जो भी है फिलहाल उसको हम लोगों ने मना किया। तो ये छोटी छोटी प्राइस पे करनी है ना, थोड़ा सा मन को मारना, थोड़ा सा कुछ करना, और उसके बाद जो फ्रीडम की जिंदगी को एंजॉय करना है ना 5% की लाइफ में, वो बहुत औसम। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ लोगों का आना जाना इस बिजनेस में लगा रहेगा, वो बिजनेस का नेचर है, उससे घबराना नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपकी टीम में टिक जाएंगे और हम लोगों मिल करके एंजॉय करेंगे, और वो ऑसम 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 लाइफ हम सब के लिए वेट कर रहे हैं। आपकी जो भी एलओएस में अपलाइन है, सब बहुत एक्सीलेंट है, सब बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एक चीज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स के बाद आपका अपलाइन है, जो अपनी गोल्डन डायरी में आपकी ग्रोथ के लिए लिखता है, अपनी पूजा पर बैठकर आपकी ग्रोथ के लिए भी एक लाइन उस प्रभु से मांगता है कि हाँ, फलाने हमारी टीम में जो कपल आए हैं उनको भी सक्सेस करो और हमारे साथ वो भी एंजॉय करो। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपने शब्दों को आज विराम देते हैं, और फिर जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, और फिर नए नए कुछ टॉपिक के साथ में नए नए लीडर्स को सुनेंगे। थैंक यू, बाय बाय। Awesome, sir. Always awesome. इसी के साथ हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच सर, आप मैम का। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।